ये दोस्तों मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम कवर कर रहे हैं सैलरीज के एमसीक्यूज़ का पार्ट 2। परक्विजिट से रिलेटेड है। टोटल मिला के 44 एमसीक्यूज़ हैं, जिसमें से 3 तो आपको पास्ट ईयर के दिख जाएंगे और बाकी 41 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैंने कवर किए। अब देखिए पास्ट ईयर के इतने सारे आपको देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए मैंने प्रैक्टिस के लिए आपके कवर किए हैं, क्योंकि इतने सारे मैंने प्रोविजन आपको बता दिए, थियोरटिकल कॉन्सेप्ट कवर किया, तो एमसीक्यूज़ के थ्रू ही आपका क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं जून 19 का। इसमें क्या बोल रहा है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में सेक्शन दे रखे हैं और लिस्ट 2 में इनके नेम दे रखे हैं। सिंपल सा है, देखिए सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 रेसिडेंट आपको पता है। सेक्शन 10 डबल ए लीव सैलरी एनकैशमेंट का सेक्शन है। सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 एग्रीकल्चरल इनकम का पार्ट है। सेक्शन 10 सब सेक्शन 5 लीव ट्रैवल कंसेशन से रिलेटेड है। तो आंसर क्या होगा, 3rd 4th 1 2 ये आएगा। तो अपना आंसर होगा डी। अब देखिए मैंने इतनी जल्दी इसलिए बता दिया क्योंकि इसमें क्या बताना, नॉर्मल क्या है सेक्शन है और उनके नेम है, तो आपको मैच करना है, सिंपल सा पार्ट। आपको जो भी मैंने थियोरटिकल पॉइंट बताया या प्रोविजन बताया उसके साथ मैंने सेक्शन भी लिखे हुए, तो एक बार जाके देख लेना, आपको पता चल जाएंगे। ठीक, अब सेकंड में क्या बोल रहा है, ये है सितंबर 16 का। देखिए ये रेंट फ्री एकोमोडेशन का इसमें बोल रहा है, रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज शैल बी टैक्सेबल अप टू 20% ऑफ द एम्प्लॉय सैलरी, 15% ऑफ द एम्प्लॉय सैलरी, लाइसेंस फीस फिक्स बाय द गवर्नमेंट, 10% ऑफ द एम्प्लॉय सैलरी। तो इसका आंसर होगा सी। क्योंकि जब भी मैंने रेंट फ्री एकोमोडेशन का पार्ट बताया उसको 3 कैटेगरी में बताया, आपको हल्का सा बताया था, क्योंकि आगे जो भी एग्जाम्पल आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें एक तरीके से हेल्प मिल जाएगी आपको। देखिए 3 आपकी कैटेगरी का पार्ट है। ये बोल रहा है कि अगर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है, इसमें मिलिट्री पर्सन भी आ जाएगा, लेकिन याद रखना वो लोकल अथॉरिटी या फॉरेन गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ नहीं आएंगे। तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, तो इस केस में क्या बता दिया था, इक्वल टू लाइसेंस फीस, जो भी टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू लाइसेंस फीस। शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिटेल में जाना है तो उस पर्टिकुलर वीडियो में जाके देख लेना जब मैंने आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन बताया था। सेकंड में क्या बोल रहा था कि गवर्नमेंट ने एक तरीके से अपॉइंट किया है एम्प्लॉय को, लेकिन वो डेपुटेशन पर अपॉइंट किया है, तो उस केस में जो एम्प्लॉय वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय माना जाता है, और जिस गवर्नमेंट के अंडर में उसे डीम टू बी ओनर माना जाता है। जहाँ पे ओनर माना गया वहाँ पे पॉपुलेशन का पार्ट देखा जाएगा, वही अप टू 10 लाख, मोर देन 10 लाख बट अप टू 25 लाख, और मोर देन 25 लाख 7.5% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी। अप टू 10 लाख का ये है, ठीक है, मोर देन 10 लाख बट अप टू 25 लाख का ये है 10% ऑफ सैलरी, और मोर देन 25 लाख का ये है 15% ऑफ सैलरी। ये देखना पड़ेगा। अदर एम्प्लॉयज के केस में भी यही है, कहने का मतलब रेसिडुअल कैटेगरी, मतलब जो ऊपर दोनों कैटेगरी में नहीं आ रहे वो इसमें आएंगे। इसका मतलब प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हो गए, फॉरेन गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हो गए, लोकल अथॉरिटी से रिलेटेड हो गए। अगर उन पर टैक्सेबल वैल्यू का पार्ट निकल रहा है तो कैसे निकलेगा कि एम्प्लॉयर के हिसाब से एम्प्लॉयर उस एकोमोडेशन का, उस हाउस का ओनर है या नहीं है। अगर एम्प्लॉयर ओनर है तो पॉपुलेशन का पार्ट सेम ऊपर की तरह, वही अप टू 10 लाख 7.5% ऑफ सैलरी, मोर देन 10 लाख बट अप टू 25 लाख 10% ऑफ सैलरी, मोर देन 25 लाख 15% ऑफ सैलरी। 2001 की पब्लिक जो भी काउंटिंग है, पॉपुलेशन काउंटिंग है, उसके हिसाब से देखा जाएगा, सेंसस के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। लेकिन अकोमोडेशन अगर एम्प्लॉयर ने ओन नहीं कर रखा तो ये पार्ट नहीं देखा जाएगा, ये वाला पार्ट देखा जाएगा। जो भी रेंट पेड या पेबल है एम्प्लॉयर के द्वारा, एम्प्लॉयर जो भी रेंट पे कर रहा है उस हाउस के लिए, वो या 15% ऑफ सैलरी विच इज़ लोअर। ये हमारे आगे क्वेश्चन भी आएंगे, इसके थ्रू आपको हेल्प मिल जाएगी। सैलरी में क्या क्या आता है, बेसिक सैलरी आएगी। डीए कब आएगी, अगर वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, बोनस, कमीशन, फीस, जितने भी टैक्सेबल अलाउंस है वो आ जाएंगे, जितने भी मॉनेटरी पेमेंट है किसी भी नाम से हो। लेकिन आपको बताया कि इसमें क्या एक्सक्लूड होगा, 3 बताए थे मैंने। एक तो देखिए पर क्यूट की वैल्यू नहीं आएगी। एक जो भी लमसम पेमेंट रिसीव हो रहा है सर्विस के टर्मिनेशन होने पर या रिटायरमेंट होने पर, जैसे ग्रेचुटी मिल रही है, लीव एनकैशमेंट मिल रहा है, पेंशन मिल रही है, कम्यूटेशन, वो नहीं आएगा। ठीक है, और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन मैंने ये भी बताया था, कहीं ना कहीं लिखा था, ये रहा, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ प्रोविडेंट फंड, ये नहीं आएगा, ये आपको याद रखना है। लेकिन आप बोलोगे सर कि जैसे लीव एनकैशमेंट सर्विस के दौरान मिली वो आ जाएगी, मंथली पेंशन मिली वो आ जाएगी, लेकिन रिटायरमेंट के समय जो कम्यूटेड पेंशन मिल रही है वो नहीं आएगी। रिटायरमेंट के समय जो लीव एनकैशमेंट मिल रही है या रेजिग्नेशन के समय जो भी लीव एनकैशमेंट मिल रही है वो नहीं आएगी। सर्विस के दौरान वाली आ जाएगी और मंथली पेंशन आ जाएगी, और ये पार्ट नहीं आएगा। तो वैल्यू ऑफ पर्क्स नहीं आएंगे, रिटायरमेंट बेनिफिट वाले जो भी पार्ट है, ग्रेचुटी, पेंशन, लीव एनकैशमेंट, वो नहीं आएंगे, और प्रोविडेंट फंड में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो नहीं आएगा। और ये दोनों आ जाएंगे क्योंकि ये मंथली पेंशन है, लमसम नहीं है, और ये रिटायरमेंट के दौरान की नहीं है, ये सर्विस के दौरान की लीव एनकैशमेंट है, तो ये भी आ जाएगी। तो मैंने अलग से बताया था, अब हल्का सा शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया, जिससे क्या आगे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी और मुझे एक्स्ट्रा समझाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सेकंड का आपका क्या है, सी। ठीक है, यानी सी आंसर है। थर्ड का देखिए क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ फ्री अकोमोडेशन इन दिल्ली
प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर इन द प्राइवेट सेक्टर। अब देखिए मैंने क्या बताया, 3 कैटेगरी में से कैसे देखोगे, प्राइवेट सेक्टर, तो आपको पता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो सीधी सी बात है वो तीसरी कैटेगरी में जाएगा। तीसरी कैटेगरी का मतलब क्या हो गया, अब आपको पॉपुलेशन देखनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया दिल्ली में, तो यही मान के चलेंगे कि एम्प्लॉयर क्या, ओनर है, तो पॉपुलेशन का पार्ट देखना पड़ेगा। अब दिल्ली है तो दिल्ली का मतलब क्या हुआ कि पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा ही होगी, तो उस केस में क्या आएगा, 15% ऑफ सैलरी आएगा। तो देखिए मेरे को तो ऐसे याद रहता है 15, 10, 7.5% ऐसे याद रहता है। और मैं नीचे से चाहे क्या करता हूँ देख लेता हूँ, या ऊपर से क्या देखता हूँ, हायर मोर देन 25 लाख। यहाँ पे क्या बोलूँगा कि मोर देन 10 लाख बट अप टू 25 लाख, और यहाँ पे क्या बोलूँगा अप टू 10 लाख, कि 10 लाख तक की पॉपुलेशन तो 7.5% ऑफ सैलरी ऐसे। तो अभी पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है तो 15% ऑफ सैलरी का पार्ट आ जाएगा। कितना सिंपल है। अब देखिए फोर्थ, यहाँ पे बोल रहा है, देखिए इसमें बोल रहा है द गार्डनर, स्वीपर एंड वॉचमैन आर एम्प्लॉयड बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है, एंड प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय अलॉन्ग विद रेंट फ्री अकोमोडेशन ओन बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर क्या रेंट फ्री अकोमोडेशन ओन करके बैठा है, ठीक है, और एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा है, और साथ में एम्प्लॉय को ये फैसिलिटी भी दे रहा है, गार्डनर की फैसिलिटी, स्वीपर की, वॉचमैन की। अब देखिए पिछले वीडियो में अमाउंट की तो बात बाद में ही करेंगे, सीधी सी बात है, पहले ये तो समझे कि पर्टिकुलर क्या बोल रहा है। तो आपको पता है कि रेंट फ्री अकोमोडेशन ओनर ने क्या करा, यानी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है, और उसके साथ में 3 फैसिलिटी दी है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था मोटर कार फैसिलिटी के बाद मैंने पॉइंट स्टार्ट किए थे, आपको पता है कि फ्री डोमेस्टिक सर्वेंट के। तो उसमें बताया था कि जो भी पर्टिकुलर सर्वेंट अगर एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है तो एम्प्लॉयर की जो भी कॉस्ट आ रही है, यानी एम्प्लॉयर जो भी इन्हें सैलरी पे कर रहा है, गार्डनर को, स्वीपर को, वॉचमैन को, तो आपको तो फ्री फैसिलिटी दे रहा है, तो आपके लिए वो टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन अगर रेंट फ्री अकोमोडेशन ओनर ने आपको दिया है, ठीक है, तो जो गार्डनर की सैलरी होगी या गार्डन को मेंटेनेंस करने की कॉस्ट होगी वो टैक्स फ्री हो जाएगी, लेकिन ये टैक्सेबल होगी, ये टैक्सेबल होगी, ठीक है, क्योंकि ये आपको फ्री फैसिलिटी मिल रही है। ऐसे तो ये भी फ्री मिल रही है, लेकिन अगर रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया है तो उसके साथ गार्डनर की अगर आपको फैसिलिटी दी है, तो जो भी गार्डनर की सैलरी या मेंटेनेंस कॉस्ट जो भी लग रही है, जो एम्प्लॉयर बॉन्ड कर रहा है, तो वो आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगी, वो आपके लिए टैक्स फ्री होगी। यहाँ पे मैंने नीचे लिख रखा है, लेकिन मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ। ये रहा, जब भी मैंने पिछली वीडियो के शुरू में ये स्टार्ट किया था, आपको ध्यान हो तो, क्योंकि मोटर कार फैसिलिटी की मैंने अलग से वीडियो बनाई थी, उसके बाद 4 फैसिलिटी बची थी जो कि टैक्सेबल पर्क्स ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ की बात करती है, ठीक है। टोटल मिला के 5 फैसिलिटी थी, मोटर कार फैसिलिटी हो गई, उसके बाद ये था एम्प्लॉयर ने अगर सर्वेंट अपॉइंट किए तो उस केस में क्या बोल रहा है, एक्चुअल कॉस्ट टू द एम्प्लॉयज टैक्सेबल एज पर क्रेडिट्स फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़, ठीक है। ये बताया था मैंने, ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि वो तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। ये बोला अगर रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है विद गार्डनर, तो गार्डनर की जो भी सैलरी होगी या गार्डन की जो भी मेंटेनेंस कॉस्ट होगी वो टैक्सेबल नहीं होगी। तो इसका मतलब बाकी सारे टैक्सेबल हो जाएंगे, लेकिन ये टैक्सेबल नहीं होगी। बाकी सारे मतलब क्या हो गया, स्वीपर अपॉइंट किया, वॉचमैन अपॉइंट किया, कुक अपॉइंट किया, तो उसकी जो भी कॉस्ट होगी जो कि एम्प्लॉयर बॉन्ड कर रहा है वो एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल पार्ट हो जाएगी, क्योंकि एम्प्लॉय को फ्री में मिल रही है। अगर एम्प्लॉय ने उसमें से कुछ पे किया है वो लेस कर देना, बाकी पार्ट टैक्सेबल बन जाएगा। अब देखिए सैलरी कितनी है, बोला सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ पर पर्सन इज पेड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, तीनों के लिए 5,000 पर मंथ, 5,000 पर मंथ, 5,000 पर मंथ, लेकिन ये तो एग्जाम्प्ट है, तो इसका मतलब स्वीपर और वॉचमैन, तो 5 + 5 कितने हो गए, 10,000 पर मंथ इंटू 12, क्योंकि आप ये मान के चल रहे हो कि पूरे 12 महीने एक तरीके से आपको मिली है फैसिलिटी, तो 1,20,000 आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगी, आपके लिए मतलब एम्प्लॉय के लिए, ये मान के चलिए, ठीक। तो यहाँ पे यही दे रखा है, फोर्थ का अपना आंसर होगा बी, 1,20,000। आंसर में मैंने यही दे रखा है जो भी मैंने पॉइंट पढ़ाया। तो ये बोल रहा है देयर फॉर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल पर क्रेडिट इज ₹1,20,000 रिलेटेड टू स्वीपर एंड वॉचमैन फैसिलिटी। गार्डनर की नहीं, क्योंकि वो तो टैक्सेबल होगी ही नहीं, क्योंकि रेंट फ्री अकोमोडेशन के साथ गार्डनर प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो 10,000 × 12, 1,20,000, सिंपल सा। अब देखिए अगला आ रहा है आपका लीव ट्रैवल कंसेशन का। ये बोल रहा है चिल्ड्रन बॉर्न आउट ऑफ मल्टीपल बर्थ आफ्टर द फर्स्ट चाइल्ड विल बी ट्रीटेड एज। देखिए एक बार वहाँ पे लीव ट्रैवल कंसेशन का पूरा पढ़ के देखना प्रोविजन, फिर मैंने नोट्स में आपको बताया था कि अगर 30/9/1998, जाते मेरे को यही ध्यान आ रहा है, यही था कि 30 सितंबर 1998 या उससे पहले, ठीक है, ऑन और बिफोर, ये बोल रहा 30 सितंबर 1998 को या उससे पहले जो भी बच्चे पैदा हुए, चाहे वो 2 से ज़्यादा भी हों, कहने का मतलब 3 हो 4 हो, तो अगर प्रीवियस ईयर में मान के चलिए 2019 में या 2020 की 2019-20 की बात कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर में मैंने कोई लीव ट्रैवल कंसेशन का पार्ट लिया है, ठीक है, अवेल किया है, तो मुझे एग्जम्पशन मिल जाएगी, चाहे 3 बच्चे की हो चाहे 4 बच्चे की हो, क्योंकि जो पैदा हुए हैं वो 1998, 30 सितंबर 1998 को या उससे पहले पैदा हुए हैं। लेकिन अगर उसके बाद पैदा हुए हैं, मतलब 1/10/1998 को या उसके बाद पैदा हुए हैं, तो 2 चिल्ड्रन की ही, यानी मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन की ही एग्जम्पशन मिल सकती है।
तो इस केस में मैंने आपको एग्जाम्पल भी कवर कराया था। अब ये बोल रहा है कि जैसे ही एक चाइल्ड तो पहले से ही है, उसके बाद मल्टीपल बर्थ हो गए, मतलब 2 बच्चे या 3 बच्चे एक साथ हो गए, तो एक तो पहले से ही था, फिर मान के चलिए मल्टीपल बर्थ हो गए, मतलब 2 एक साथ हो गए, तो 3 हो गए। लेकिन एग्जेम्पशन तब भी मिल जाएगी और ये माना जाएगा 2 चिल्ड्रन है, मतलब एक तो ये है ही, और इन 2 चिल्ड्रन को एक चिल्ड्रन की तरह ही ट्रीट किया जाएगा और इन दोनों चिल्ड्रन की भी एग्जेम्पशन मिल जाएगी, क्योंकि 1 + 1 कितने हो जाएंगे, 2, ऐसे माना जाएगा। सपोज कि ये 2 की जगह 3 पैदा हो गए एक साथ, तो 1 + 3 आप क्या बोलोगे, 4 हो गए। 4 नहीं, क्योंकि हम क्या बोलेंगे, एक चिल्ड्रन तो पहले से ही था। अब किसी को क्या पता था कि 3 एक साथ हो जाएंगे, तो तब भी इनको एक ही माना जाएगा, तो 1 + 1 कितना होगा, 2, यही बोल रहा है। ठीक है। अब आप बोलोगे सर अगर पहले से ही मल्टीपल चिल्ड्रन थे, पहला चाइल्ड था ही नहीं, शुरू में ही मल्टीपल बर्थ हो गया, मतलब 2 बच्चे शुरू में ही हो गए, उसके बाद क्या हो गया, एक हुआ, तो तब मैं बोलूँगा नहीं, तब तो 3 ही माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि शुरू में ही 2 हो गए, तो आपको पता है कि 2 चिल्ड्रन तो मैक्सिमम हो ही गए मल्टीपल बर्थ। तो अगर पहला चाइल्ड होता है उसके बाद मल्टीपल बर्थ होती है, तो उस मल्टीपल बर्थ को एक ही चाइल्ड की तरह ट्रीट किया जाता है और उन मल्टीपल बर्थ में जितने भी चिल्ड्रन हुए उनकी भी एग्जम्पशन मिल जाती है, अगर पहले से ही एक चाइल्ड है तो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा कि चिल्ड्रन बॉर्न आउट ऑफ मल्टीपल बर्थ आफ्टर फर्स्ट चाइल्ड विल बी ट्रीटेड एज 1 चाइल्ड। इन मल्टीपल बर्थ को एक चाइल्ड माना जाएगा एंड एग्जम्पशन विल बी ग्रांटेड ओनली फॉर बोथ चिल्ड्रन। और एग्जम्पशन क्या होगी, दोनों, यानी फर्स्ट चिल्ड्रन के लिए भी और मल्टीपल बर्थ के लिए भी मिल जाएगी। ठीक है। अब आपका है 6th पार्ट, यानी अपना 5th का बी आंसर था। 6th में क्या बोल रहा है, रेंट फ्री एकोमोडेशन इज कवर्ड इन। तो देखिए आपको मैंने बताया था सेक्शन 17(2) सबसेक्शन 1 एक तरीके से, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 उसका पॉइंट 1 है और रूल 3(1) इसमें कवर होता है। तो अपना आंसर क्या होगा, बी। ठीक है। अगर आपको देखना है तो एक बार रेंट फ्री एकोमोडेशन का पार्ट देखना, उसमें मैंने सेक्शन लिखे हुए हैं और रूल 3(1) भी लिखा हुआ है, जो कि रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन की बात करता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। अब देखते हैं 7th वाला। इसमें बोल रहा है सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज ₹2 लाख, फेयर रेंट ऑफ हाउस सिचुएटेड इन दिल्ली गिवन टू एम्प्लॉइज ₹1,30,000, परक्विजिट इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। अब देखिए मैंने आपको यही बताया कि यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयर ने जो भी हाउस दिया है दिल्ली में, तो यहाँ पे कहीं दे रखा है कि किराए पे लिया है। किराए पे लेने का मतलब क्या होता है, एक्चुअल रेंट दिया हो क्वेश्चन में। यहाँ पे दे रखा है फेयर रेंट। फेयर रेंट का मतलब क्या होता है कि देखिए वहाँ के हिसाब से, आसपास के लोकेलिटी के हिसाब से फेयर रेंट क्या चल रहा है। जैसे आप भी जाएंगे दिल्ली में किसी जगह पे, मैं पहले से रह रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूंगा कि यार आसपास तो 10,000 रुपीज़ पर मंथ चल रहा है, तो एक फेयर रेंट हो गया, एक तरीके से ही हो गया, तो उसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो एम्प्लॉयर है वो उस जगह का ओनर है, जो एम्प्लॉय को क्या कर रहा है, हाउस प्रोवाइड कर रहा है। जहाँ पे भी हाउस सिचुएटेड है वहाँ का एम्प्लॉयर क्या है, ओनर है। तो रेंट फ्री एकोमोडेशन जो ओनर ने दिया है, तो वो एम्प्लॉयर क्या है, सॉरी एम्प्लॉयर ने जो दिया है रेंट फ्री एकोमोडेशन दिया है, एम्प्लॉयर उसका ओनर है। तो उसके हिसाब से आप क्या देखोगे, पॉपुलेशन का पार्ट देखोगे। अब ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सैलरी आपको दे रखी है, तो सैलरी का कितना % देखोगे, दिल्ली की बात कर रहा है, दिल्ली की बात कर रहे हैं तो पॉपुलेशन क्या है 25 लाख से ज़्यादा, तो 2 लाख का 15% देखोगे 30,000। सिंपल सा बात। ठीक है, समझ गए होंगे। यानी तीसरी कैटेगरी वाला केस देखोगे, रेसिडुअल वाला, क्योंकि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, मतलब प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉई है। तो फिर उसके बाद क्या देखोगे कि कहाँ पे हाउस सिचुएटेड है, दिल्ली में, कौन है ओनर, एम्प्लॉयर। ठीक है, एम्प्लॉयर ओनर है तो पॉपुलेशन का पार्ट देखा जाता है। अब पॉपुलेशन में 3 पार्ट है, अप टू 10 लाख, मोर देन 10 बट अप टू 25, और मोर देन 25। दिल्ली में है तो मोर देन 25, तो 2 लाख का 50% 30,000 आ जाएगा। इस तरीके से सोच के चलना है, तब आपको सिंपल लगेगा। ठीक। तो इसका आंसर होगा अपना 7th का बी। 8th का देखिए क्या बोल रहा है, मिस्टर पी इज़ प्रोवाइडेड विथ फर्नीचर टू द वैल्यू ऑफ ₹70,000 अलॉन्ग विथ हाउस फ्रॉम फरवरी 19। एक ये एम्प्लॉई है, इसको क्या करा, एम्प्लॉयर ने फर्नीचर भी दिया, किसके साथ, हाउस के साथ, मतलब रेंट फ्री एकोमोडेशन तो दिया, उसके साथ फर्नीचर भी दिया। तो ये बोल रहा है कि फर्नीचर इज़ नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर बट हैज़ बीन टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर फॉर विच एम्प्लॉयर पे हायर चार्जेज ₹5,000 पर एनम। ये बोल रहा है कि इसका जो फर्नीचर का मालिक एम्प्लॉयर नहीं था, बल्कि एम्प्लॉयर ने इसको किराए पे लिया था, किराए पे लेने के बाद आपको दे दिया। यानी मेरी कोई कंपनी है एक तरीके से जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, मुझे रेंट फ्री एकोमोडेशन दिया जो भी अनफर्निश है, उसके साथ मुझे फर्नीचर भी दिया। फर्नीचर क्या है, उस कंपनी का नहीं है, उस कंपनी ने किसी से किराए पे ले रखा है। कंपनी क्या करती है, उसका जो किराया पे करती है वो 5,000 पर एनम पे करती है। तो ये बोला द वैल्यू ऑफ फर्नीचर टू बी इंक्लूडेड अलॉन्ग विद वैल्यू ऑफ अनफर्निश हाउस फॉर असेसमेंट 2021। मतलब प्रीवियस ईयर 1920 में जब भी वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन की बात करेंगे तो अनफर्निश हाउस के साथ फर्नीचर की कितनी वैल्यू जोड़ेंगे। अगर देखिए ओनर का फर्नीचर होता है तो उसका 10%, एक्चुअल कॉस्ट का 10% ही बताया था। लेकिन अगर ओनर मतलब एम्प्लॉयर का फर्नीचर नहीं है, उसने किराए पे लिया है, तो वो कितना किराया पे कर रहा है। ठीक है, तो 5,000 पर एनम। ठीक है, पर मंथ नहीं है, 5,000 पर एनम, तो यही आएगा अपना। तो 8th का अपना आंसर क्या होगा, ए।
जितना किराया पे किया है, सीधी सी बात है। नॉर्मल सा है, क्वेश्चन देखने हैं तो वहाँ पे जाके देख लीजिए, मैंने रेंट फ्री अकोमोडेशन के क्वेश्चन भी कवर कर रखे हैं, उसमें पूरा प्रॉपर पार्ट कवर कर रखा है। अब देखिए मैं स्पीड बढ़ा दूंगा जल्दी जल्दी, क्योंकि अब मैंने आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझा दिया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज ₹2 लाख, रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर द अनफर्निश हाउस प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय एट फरीदाबाद इज ₹3,000 पर मंथ। तो इसका मतलब क्या है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जो भी रेंट दिया है, सॉरी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जो भी अनफर्निश हाउस दिया है, उसका एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, रेंट पे कर रहा है। तो एम्प्लॉयर ओनर नहीं है, तो इसका मतलब एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, एक तरीके से रेंट चुका रहा है, कितना 3,000 पर मंथ चुका रहा है। तो जब भी मैंने आपको बताया था, 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ कैटेगरी का पार्ट। देखिए ये रहा अदर एम्प्लॉयज़, रेसिडेंशियल कैटेगरी की बात कर रहा है, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था अभी कि अकोमोडेशन अगर एम्प्लॉयर ने ओन किया है तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आएगा, अगर एम्प्लॉयर ने ओन नहीं कर रखा किराए पे तो क्या आएगा, रेंट पेड और पेबल बाय द एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी विच इज़ लोअर। तो अपने क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यही तो बोल रहा है। तो देखिए यही बोल रहा है कि रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर ओनर नहीं है, तो कितना रेंट पे कर रहा है वो 3,000 पर मंथ, ठीक है। या सैलरी का कितना देखोगे 15%, तो 2 लाख का 15%। देखिए सैलरी में और भी पार्ट आ जाता है, आपको पता है कि बेसिक के अलावा क्या आता है, डीए आता है, अगर वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, बोनस कमीशन, जो भी टैक्सेबल अलाउंसेज हैं, जो भी एक तरीके से रिटायरमेंट के जो बेनिफिट थे वो जनरली आप नहीं लोगे, परक्यूट का पार्ट आप नहीं लोगे, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ का पार्ट नहीं लोगे। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में कुछ और दे ही नहीं रखा, तो हम 2 लाख का 15% डायरेक्ट निकालेंगे 30,000, और 3,000 इंटू 12 36,000 करेंगे, दोनों में से जो लोअर हो, तो क्या लोअर है 30। अब देखिए उसमें से अगर एम्प्लॉयर ने आपसे अमाउंट ले लिया, ये आपकी टैक्सेबल वैल्यू होती, लेकिन उसमें से अगर आपने अपनी जेब में से दे दिया एम्प्लॉयर को कि ये लो, या एम्प्लॉयर ने मांग लिया, चार्ज कर लिया, तो हम लेस कर देंगे, क्यों, क्योंकि उतना पार्ट हमारे लिए टैक्सेबल नहीं होगा। तो देखिए एम्प्लॉयर ने चार्ज किया 2,000 पर मंथ, इसका मतलब क्या हुआ, 2,000 इंटू 12 कितने हो गए, 24,000। तो 30 में से 24 गए, बाकी हमारे लिए वैल्यूएशन ऑफ पर क्रेडिट हो जाएगा, मतलब बाकी हमारे लिए टैक्सेबल हो जाएगा कितना, 6,000। समझ गए। तो यहाँ पे देखिए 30 में से मैंने क्या कर रखा है, जो भी रेंट चार्ज हमसे किया गया है एम्प्लॉय से, मतलब हमसे किया गया है, तो 30 में से 24 लेस कर देंगे, बाकी 6,000 हमारे लिए टैक्सेबल वैल्यू ऑफ पर क्रेडिट हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या होगा, डी का 6,000, ठीक है। यानी 9th का जो आंसर है वो 6,000 है, डी। 10 देखिए, देखिए इस तरीके से देखने पड़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, तो इसलिए मैंने सारे के सारे कवर किए। ये बोला 10th में मिस्टर पी गेट सैलरी ऑफ ₹12,000 पर मंथ, अच्छी बात है, एंड इज़ प्रोवाइडेड विद रेंट फ्री अनफर्निश अकोमोडेशन एट पुणे विच हैज़ पॉपुलेशन ऑफ 20 लाख। तो आपको पता है कि मोर देन 10 लाख बट अप टू 25 लाख 10% ऑफ सैलरी आता है, लेकिन कब आएगा, अगर जो हाउस है वो एम्प्लॉयर ने ओन कर रखा है। अच्छी बात है, इसमें बोल दिया हाउस इज़ ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। अगर ये लाइन नहीं भी बोलता तब भी हम मानते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल रेंट कहीं पे नहीं दे रखा। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में तो क्या बोल रखा था कि एम्प्लॉयर रेंट पे करता है, यहाँ पे कहीं थोड़ी दे रखा था। तो अगर ये लाइन नहीं भी देता तब भी हम क्या मानते कि एम्प्लॉयर का ओन किया हुआ हाउस है, क्योंकि फेयर रेंटर वैल्यू का मतलब एक्चुअल रेंट नहीं होता, तो तब हम क्या बोलेंगे कि एम्प्लॉयर ने ही ओन किया हुआ है। तो फेयर रेंटल वैल्यू है, उसका कोई मतलब ही नहीं है लेने का, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में बता भी दिया कि हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। हाउस वॉज प्रोवाइडेड फ्रॉम 1 जुलाई 19, वैल्यू ऑफ द परक्यूट विल बी। देखिए हाउस आपको जुलाई 19 से प्रोवाइड किया गया, तो अगर आप सैलरी देखोगे तो 12 महीने की नहीं देखोगे, क्योंकि जब से आपने हाउस लिया है, ऑक्यूपाई करा है, वहाँ से पीरियड गिनेंगे। तो जुलाई से लेके मार्च देखिए, जुलाई 19 से लेके 31 मार्च 20, तो अप्रैल मई जून हटा दीजिए, बाकी 9 मंथ का आपका पार्ट आएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि ये किसने, एम्प्लॉयर ने ओन कर रखा है, और मैंने आपको क्या बताया था कि 10% ऑफ सैलरी बता देगा, क्योंकि पॉपुलेशन कितनी है पुणे की, 20 लाख क्वेश्चन में बोल रखी है। तो 10 से लेके 25 लाख के बीच में, मोर देन 10 लाख बट अप टू 25 लाख, तो 10% ऑफ सैलरी कैसे आएगा, 12,000 इंटू 9 मंथ, ठीक है, जितना ऑक्यूपाई करा। तो ये सैलरी है, इसका 10% आ जाएगा, तो ये होता है 1,08,000, इसका 10% होता है 10,800, ठीक है। ये मैंने ऊपर ही लिख दिया है, आप देख सकते हो। तो ये 10,800 आपका आ जाएगा 10th का बी। अब 11 देखिए क्या बोल रहा है, देखिए इसमें बोल रहा है मिस्टर पी गेट सैलरी ऑफ ₹25,000 पर मंथ एंड इज़ प्रोवाइडेड विद अकोमोडेशन एट पुणे ऑन हिज ट्रांसफ़र इन होटल फॉर ए वीक, एक हफ्ते के लिए। तो आपको मैंने ये बताया था जब भी कि अगर आपका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है, आपका मतलब एम्प्लॉय का, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है और एम्प्लॉयर ने उसको कुछ समय के लिए होटल में स्टे प्रोवाइड किया है। अब ये कितने समय के लिए बोल रहा है, एक हफ्ते के लिए, जबकि हम क्या बोल सकते हैं कि 15 दिन तक का एग्जाम्पशन होता है, जो कि हफ्ता क्या आ रहा है, इसके अंदर ही आ रहा है, 15 दिन के अंदर आ रहा है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, जो भी रेंट फ्री एकोमोडेशन होगा वो क्या होगा, नील होगा। इसके बाद टैक्सेबल हो जाता है, आपको पता है कि वो 24% ऑफ सैलरी, ये हमने देखा था, या और
जो भी होटल के चार्जेस एक्चुअल में एम्प्लॉयर ने पे किए हैं विच इज़ लेस, वो आपके लिए टैक्स फ्री बोल रहा हूँ सॉरी, टैक्सेबल पर क्यूट हो जाएगी। किसके लिए? एम्प्लॉय के लिए। 24% ऑफ सैलरी और होटल चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर, दोनों में से जो कम हो वो आपके लिए क्या हो जाएगा? टैक्सेबल पर क्यूट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 15 दिन के अंदर आपका पार्ट आ रहा है। ठीक है, ये ट्रांसफ़र के केस में होता है, याद रखना। और अगर आपको होटल की सर्विस प्रोवाइड की, यानी होटल में ठहरना प्रोवाइड किया है, 15 दिन के जो कि अंदर का पार्ट होता है वो आपके लिए टैक्स फ्री पर क्यूट होता है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? नील। 11th का क्या आएगा आपका? डी। अब देखिए 12 में क्या बोल रहा है। वैसे डिटेल में जाना तो देखिए उसमें पर्टिकुलर दे रखे हैं, मुझे तो शॉर्ट में बताना पड़ता है क्योंकि मैं पर्टिकुलर सारे प्रोविजन बताऊंगा तो 10-10 मिनट का सारा पार्ट हो जाएगा। इसलिए इफ़ एनी एम्प्लॉय हैज़ बीन ट्रांसफर्ड एंड एम्प्लॉयर हैज़ प्रोवाइडेड हिम अकोमोडेशन एट द न्यू प्लेस ऑल्सो वाइल द एम्प्लॉय कंटिन्यू टू ऑक्यूपाई द हाउस एट ओल्ड प्लेस, वही सीधी सी बात है, एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र हो रहा है और एम्प्लॉयर ने क्या बोला कि आपका जो पिछला है अकोमोडेशन का प्लेस वो तो आप लेके ही बैठे हो, वो तो कंटिन्यू आपने ऑक्यूपाई कर रखा है, लेकिन नया प्लेस भी आपके पास है, तो आपके पास दो क्या हो गए? रेंट फ्री अकोमोडेशन हो गए। तो इसमें फिर हमने यही बताया था कि अगर 90 डेज तक का आपको पार्ट देखना है तो उसमें क्या देखोगे? लोअर टैक्सेबल वैल्यू वाला पार्ट देख लीजिए, यानी उस पर जनरली आपका टैक्स निकल जाएगा और हायर टैक्सेबल वैल्यू वाला जो भी पार्ट आ रहा था वो आपके लिए टैक्स फ्री हो जाएगा। कहने का मतलब एक रेजिडेंशियल एकोमोडेशन का जो पुराना वाला है उसका पार्ट कितना निकल रहा है टैक्सेबल वैल्यू का? 20,000। और जो नया वाला है उसका कितना निकल रहा है? मान के चलिए 40,000 का निकल रहा है कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। तो आप देखिए कि आप जो टैक्स चुकाओगे वो किस पे चुकाओगे? लोअर वाले पे, यानी 20,000 पे, और ये आपके लिए टैक्स फ्री हो जाएगा। कितने दिन तक के लिए? 90 डेज तक के लिए। लेकिन उसके बाद दोनों ही हाउस टैक्सेबल हो जाएंगे, तो आप क्या करोगे? या तो एक मकान छोड़ दो 90 डेज़ के बाद अगर आपको टैक्सेबल नहीं करना। लेकिन अगर आप दोनों ही लेके बैठे हो, यहाँ पे आपके फैमिली मेम्बर वाले रह रहे हैं इस हाउस में और यहाँ पे आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो वो रह रहे हो, तो उस केस में दोनों ही अकोमोडेशन टैक्सेबल हो जाएंगे 90 डेज़ के बाद। तो यहाँ पे बी पॉइंट है, बोल रहा है ओनली वन ऑफ द अकोमोडेशन हैविंग लोअर पर क्यूट वैल्यू शैल बी टैक्सेबल अप टू 90 डेज एंड आफ्टर 90 डेज बोथ ऑफ द अकोमोडेशन शैल बी टैक्सेबल, ये बोल रहा है। तो 12 का क्या आएगा आपका? बी आएगा। 13 में क्या बोल रहा है? रेंट फ्री फर्निश हाउस प्रोवाइडेड टू एन ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट इज। अब देखिए ये तो मैंने आपको बताया था, रेंट फ्री फर्निश हाउस जो भी प्रोवाइड किया जा रहा है किसको? ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट, तो वो क्या होगा? एग्जम्प्ट होगा। क्या होगा? एग्जम्प्ट। और देखिए और किसके लिए एग्जम्प्ट होगा? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, इसके अलावा मैं बोल सकता हूँ यूनियन मिनिस्टर के लिए, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, और एक और पार्ट के लिए होता था, तो एक बार पीडीएफ में देख ही लेते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है रेंट फ्री एकोमोडेशन इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज एक्सेप्ट द जजेस ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ऑफिशियल ऑफ द पार्लियामेंट, यूनियन मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन। ये जनरली मेरे को ध्यान नहीं रहा, तो ये याद रखना, लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, पॉइंट बहुत सारे देखिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? रेगुलर प्रोविजन पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद ही याद रहेंगे। किसी को भी ऐसे जनरली प्रोविजन जरूरी नहीं याद रहते हों, क्योंकि जब भी अगर कोई पार्ट आएगा, कोई बड़े से बड़ा बंदा भी होगा जो आपसे क्या करता है, सीए फाइनल के भी क्या होता है, बैच होते हैं, 15,000 20,000 फीस ली जाती है, तो वो भी सामने क्या रखते हैं? किताब रखते हैं कि कोई गलती ना हो जाए। ठीक है, बिना किताब लिए कोई जनरली पढ़ा ही नहीं सकता। हाँ, सारे प्रोविजंस क्या है, इतने सारे याद नहीं रहेंगे। मैं बोल सकता हूँ कि 60-70% प्रोविजन याद हो जाएंगे, लेकिन फिर भी 20-30% में कन्फ्यूजन रहेगा, क्योंकि इसमें क्या है, अमेंडमेंट होता रहता है, अपडेट होता रहता है कुछ ना कुछ पार्ट, और एक साथ एक जैसे प्रोविजन लगते हैं। अगर मैं आपको बोलूँगा बेसिक सैलरी, डीए, कमीशन, किसी में रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बन रहा है, किसी में नहीं बन रहा, यानी किसी में टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है, किसी में नहीं है, किसी में कैलकुलेशन में आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा। इस तरीके से याद रखना बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है। तो प्रोविजन बार बार देखोगे तब जाके इसमें क्या होगा, आपको ध्यान आएगा। जो एमसीक्यूज है वो कवर करोगे तब जाके प्रैक्टिस होती जाएगी। तो 13 का अपना बी है। अब 14 देखिए क्या बोल रहा है। मिस्टर पी एन एम्प्लॉय पीसी लिमिटेड ऑफ दिल्ली रिसीव्ड द फॉलोइंग पेमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। देखिए बेसिक सैलरी मिली है 240, डीए जो मिल रहा है वो 40% है बेसिक सैलरी का, 40% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी 240 का 40% याद रखना। ठीक है, और उसमें से जो निकलेगा याद रखना, 240 का 40% पहले निकाल लेना, जो भी निकला उसका 40% क्या बनेगा? रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनेगा। कह रहा है 40% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, वो किसके लिए? रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए याद रखना। ये जो जनरली लाइन दे रखी है किसके लिए? रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए। ठीक है, जब आप सैलरी कंप्यूट करते हो तो 240 और ये वाला 40% लेते, लेकिन जब आप जैसे रेंट फ्री एकोमोडेशन, एचआरए, ये सब कैलकुलेट करते हो तो आपको पता है कि इसमें जो डीए का पार्ट है वो कब बनता है? अगर वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, वरना लेते ही नहीं हो। तो इस केस में हम क्या करेंगे? 240 का 40% तो निकाल लेंगे डीए, और उसका भी 40% क्यों ले रहे हैं? क्योंकि रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट होना चाहिए, तब जाके ये रेंट फ्री एकोमोडेशन, एचआरए, इस तरह की कैलकुलेशन में काम आएगा। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी,
जो हम उसकी बात करते हैं उसमें क्या बोलते हैं, अगर ग्रेचुटी कवर नहीं है यानी पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 नहीं लग रहा, तब भी हम क्या लेते हैं, डीए, अगर रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है। अगर आपको ध्यान हो तो ठीक है, मेरे को तो ध्यान है। रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फॉर विच रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर बीइंग ₹50,000। अब देखिए वो ओनर नहीं है, यहाँ पे रेंट पे किया है, तो आपको पता है कि 15% ऑफ सैलरी ये फिक्स रहता है, और रेंट पेड बाय ओनर या पेबल बाय ओनर, ठीक है, विच इज लेस। तो हमें पता है कि 15% ऑफ सैलरी कितना है। अब सैलरी का मतलब क्या हुआ, बेसिक सैलरी। डीए कौन सा, जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, तो 240 का 40% पहले नॉर्मल डीए आया, उसका 40% रिटायरमेंट बेनिफिट का कितना निकला, 38,400। 278,400 का कितना, 15% या 50,000 विच इज लेस, वो क्या बन जाएगा, टैक्सेबल पर्क्स बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये निकाल के दे रखा है, ये बोल रहा है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इफ़ एकोमोडेशन इज टेकन ऑन रेंट बाय द एम्प्लॉयर, जो कि है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, इसका 15% कितना निकला ये, या 50,000 जो एम्प्लॉयर ने रेंट पे किया है, एम्प्लॉयर ने क्या कर रखा है, उस हाउस का रेंट पे किया है, दोनों में से जो कम है ये 41760 आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसमें से एम्प्लॉय से रेंट लिया होता तो वो लेस कर देते, बाकी एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल हो जाता, लेकिन कुछ भी नहीं लिया उससे, तो ये 41760 ही क्या होगा, टैक्सेबल होगा। तो 14 का आपका आंसर क्या होगा, ए। अब 15 देखिए, मेडिकल फैसिलिटी टू एम्प्लॉय इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट इफ। अब देखिए आपको पता है कि मैंने बहुत सारे मेडिकल फैसिलिटी का पार्ट बताया था, वहाँ पे जाके बताना इतना, यानी मैं बोल सकता हूँ कि अब ज़रूरी नहीं है। अगर आप पूरा पर्टिकुलर पॉइंट देखना चाहोगे तो मेडिकल फैसिलिटी और लीव ट्रेवल कंसेशन का मैंने अलग से पूरा एक थ्योरेटिकल पार्ट और उसका एग्जाम्पल के साथ टॉपिक कवर कराया था, जाके देख लेना। देखिए अभी तो जो पार्ट आ रहा है, 1 मिनट रुकिए, ये बीच बीच में आ जाता है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है मेडिकल फैसिलिटी टू एम्प्लॉय इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट इफ हॉस्पिटल ओन्ड और मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बिल्कुल ठीक है, ठीक। प्राइवेट हॉस्पिटल लेकिन कब आएगा, अगर गवर्नमेंट ने अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए रिकमेंड किया है, अप्रूव कर रखा है कि आप इस प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके दिखा सकते हो, अपना चेकअप करा सकते हो, अपना ट्रीटमेंट करा सकते हो, और जो भी उसका पार्ट होगा वो हम बियर करने के लिए तैयार है, और आपके लिए टैक्सेबल नहीं रहेगा, आपके लिए क्या रहेगा, वो एग्जेम्प्टेड वैल्यू रहेगी, वो टैक्सेबल पक्ष नहीं बनेगा। तो बिल्कुल ठीक है, कह रहा है इफ़ रिकमेंडेड बाय गवर्नमेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़, इसका मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के ट्रीट करने के लिए, ठीक है। सी बोल रहा है स्पेसिफाइड फैसिलिटी फॉर प्रिस्क्राइब्ड डिजीज इन हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय CCIT। ये जो प्रिस्क्राइब्ड है वो क्या है, रूल 3A, उसके अंदर क्या आती है, एड्स, कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, TB मैंने बताया, इसके अलावा और 4-5 बीमारियां मैंने क्या बताया था, गूगल पे सर्च कीजिए, बहुत सारी बीमारियां दिख जाएंगी। तो अगर आपको याद रखनी है तो ये याद रख लीजिए, नहीं तो 3 मैंने बताई है, वही एक तरीके से इंपॉर्टेंट है। तो अगर इससे रिलेटेड है तो भी एग्जेम्प्टेड का पार्ट होता है, तो हम क्या बोलेंगे, ऑल ऑफ द अबव। तो 15 का क्या होगा, डी। और अगर डिटेल में देखना है तो मेडिकल फैसिलिटी का पार्ट देख लेना एक बार। 16 ये बोल रहा है मिस्टर पी इज एंटाइटल टू ₹8,000 पर मंथ एज मेडिकल अलाउंस, ही स्पेंड ₹4,000 पर मंथ ऑन हिज मेडिकल ट्रीटमेंट एंड ₹1,000 ऑन द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हिज मेजर सन नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम, टैक्सेबल वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, ये देखिए मेडिकल अलाउंस उसको मिला तो ये तो टैक्सेबल होता है। आपको पता है कि मेडिकल अलाउंसेस फुली टैक्सेबल है, जो भी फिक्स मिल रहा है, 8,000 पर मंथ मिल रहा है, तो 8,000 पर मंथ तो टैक्सेबल है। अब बताइए ये टैक्सेबल है या नहीं है। मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मैं खुद के मेडिकल ट्रीटमेंट पे खुद की जेब से 4,000 रुपये पर मंथ दे रहा हूँ, और बच्चे के लिए भी क्या दे रहा हूँ, 1,000 पर मंथ दे रहा हूँ मेडिकल ट्रीटमेंट के, तो मैं खुद की जेब से दे रहा हूँ, तो वो थोड़ी टैक्सेबल होगा। अगर सामने वाला क्या करता है, एम्प्लॉयर के थ्रू मेंटेन किया गया हॉस्पिटल होता, वहाँ पे जाके मैं इलाज कराता और एम्प्लॉयर सारी फैसिलिटी देता या रिम्बर्समेंट कर देता, तब जाके मैं बोलता कि वो टैक्सेबल नहीं है, वो सॉरी वो मेरे लिए टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि सामने वाले ने फैसिलिटी दी है। यहाँ पे तो मैंने अपनी जेब से दिया, मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मैंने अपनी जेब से दिया, तो ये तो मेरे खर्चे हैं, खर्चे कभी भी टैक्सेबल हो ही नहीं सकते, सीधी सी बात है। आपको ये भी तो मैंने बताया था कि अगर एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉयर को क्या करता है, कुछ अमाउंट दे देता है, तो आप क्या करते हो, लेस करते हो, लेस करने के बाद बाकी आपका टैक्सेबल वैल्यू आता है। तो वो लेस क्यों करते हो, क्योंकि आपने अपनी जेब से दी। आपको जो भी फ्री फैसिलिटी मिली उसमें से आपने लेस क्यों करा, क्योंकि आपने अपनी जेब में से दिया, तो ये भी तो अपनी जेब में से दिया, तो ये तो खर्चे का पार्ट है, सीधी सी बात। तो आपका जो टैक्सेबल रहेगा वो सिर्फ 8,000 पर मंथ ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये कहीं नहीं बोल रखा कि एम्प्लॉयर ने फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है, फ्री फैसिलिटी कहाँ दे रखा है, नहीं दे रखा। ही मतलब कौन, एम्प्लॉय स्पेंड कर रहा है खर्चा, तो हम क्या बोलेंगे, ये टैक्सेबल है 8,000 पर मंथ, 16 का डी, ठीक है। अब 17 देखिए क्या बोल रहा है, मिस्टर पी इज एम्प्लॉयड इन PC लिमिटेड एंड हिज वाइफ इज सफरिंग फ्रॉम ए क्रिटिकल डिजीज। The company has sent Mr. P and Mrs. S to USA for his medical treatment of Mrs. S। देखिए याद रखना, मिस्टर पी एम्प्लॉय है, उसकी जो वाइफ है जिसका नाम क्या है, मिसिज एस,
वो क्रिटिकल डिजीज सफ़र कर रही है, तो पीसी लिमिटेड ने एक तरीके से क्या करा, कंपनी ने उन्हें बाहर भेज दिया मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। अब आपको पता है कि एक अटेंडेंट जा सकता है पेशेंट के साथ, अब उसका हस्बैंड जा रहा है। कंपनी हैज़ इंकर्ड एक्सपेंसेस ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ मिसेज एस एंड स्टे आउटसाइड इंडिया ऑफ मिसेज एस एंड ऑफ मिस्टर पी अमाउंटिंग टू 17 लाख। देखिए मेडिकल ट्रीटमेंट और साथ में स्टे आउटसाइड इंडिया बोल दिया, ठीक है, और उसके साथ क्या कर रहा है, एक पेशेंट के साथ उसका हस्बैंड जा रहा है यानी एम्प्लॉय जा रहा है, तो एक अटेंडेंट जा सकता है। पर आपको मैंने क्या बताया कि जो एग्जम्पशन होगी वो कहाँ तक होगी, जितना आरबीआई ने परमिट कर रखा है 15 लाख, और बाकी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो 17 में से 15 लाख गए, क्योंकि एम्प्लॉयर ने जो आपको पूरा का पूरा अमाउंट स्पेंड किया आप पे ट्रीटमेंट पे सब कुछ, एम्प्लॉयर ने, ओनर ने 17 लाख किया है, और आरबीआई की परमिशन के अकॉर्डिंग जो एग्जम्पशन है वो 15 लाख तक का है, ये बोल रहा है, तो 2 लाख टैक्सेबल हो जाएगा ये पार्ट। फिर इसके अलावा द ट्रैवल एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹1,50,000 इंकर्ड बाय द कंपनी, सैलरी ऑफ मिस्टर पी वाज ₹5 लाख, द टैक्सेबल पर्क्स इन द कैश सेल बी। देखिए अब अगर आपको याद हो तो मैंने ये बताया था कि अगर आप ग्रॉस टोटल इनकम देखते हो, जब भी हम ट्रैवलिंग एक्सपेंस की बात करते हैं तो एग्जेम्प्ट कब होता है, ये 1,50,000 एग्जेम्प्ट कब होगा, अगर हमारी जो ग्रॉस टोटल इनकम है, ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब क्या हो गया कि उसमें सारे हेड का पार्ट आ रहा है, सैलरी का, अदर सोर्स का, हाउस प्रॉपर्टी का, पीजीबीपी का, लेकिन यहाँ पे तो हमें दे रखा है सिर्फ सैलरी ऑफ मिस्टर पी 5 लाख दे रखी है। तो अगर मैंने बोल दिया ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख के अंदर आ रही है, 2 लाख तक आ रही है एक तरीके से, ये बोल रहा हूँ। सीलिंग लिमिट क्या है, 2 लाख की है, पर 2 लाख में आप और क्या इंक्लूड करते हो, जितना आपका मेडिकल ट्रीटमेंट का पार्ट मान लिया एग्जाम कर रखा है, उससे ज़्यादा जो पार्ट है वो टैक्सेबल था, तो वो भी जनरली आप ऐड करोगे, ठीक है। अब सैलरी कितनी है, 5 लाख, 5 लाख प्लस 2 लाख 7 लाख हो गया, जो कि 2 लाख की लिमिट से ज़्यादा जा रही है, तो ये एग्जेम्प्ट नहीं होगा, ये पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। एक बार देख लीजिए, देखिए आपको क्या है, नहीं तो कन्फ्यूजन रहेगा हमेशा के लिए। देखिए मेडिकल फैसिलिटी जब भी एम्प्लॉयर ने आउटसाइड इंडिया प्रोवाइड की, तो मेडिकल एक्सपेंडिचर और स्टे की कॉस्ट, जो कि हमारी टोटल मिला के 17 लाख की आ रही है एक्चुअल, तो ये बोल रहा है एग्जेम्प्टेड टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय आरबीआई, तो कितना था, हमारी 17 लाख आ रही है, और आरबीआई ने कितनी की परमिट दी है, 15 लाख की दी है, तो 17 में से 15 गए, बाकी कितने बचे, 2 लाख, 2 लाख टैक्सेबल हो जाएंगे, क्योंकि एग्जेम्प्टेड कितने हैं, जितना आरबीआई ने परमिट कर रखा है। अब देखिए कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, पेशेंट प्लस 1 अटेंडेंट, आपको पता है कि उसकी वाइफ है यानी वो पेशेंट है, और जो हस्बैंड है वो एक अटेंडेंट है, केयर टेकर है, वो साथ में गया हुआ है, तो एग्जेम्प्टेड ओनली व्हेन ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ द एम्प्लॉय एक्सक्लूडिंग दिस, इसका मतलब इसको एक्सक्लूड करते हुए, कॉस्ट ऑफ ट्रैवल को एक्सक्लूड करते हुए, डज नॉट एक्सीड 2 लाख, जबकि हमारे केस में सैलरी 5 लाख है, सीधी सी बात है, तो सीधी सी बात है वो 2 लाख से ऊपर ही है। पर सोच ये कि सीलिंग लिमिट में जब भी हम देखेंगे ग्रॉस टोटल इनकम में, तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट एंड कॉस्ट ऑफ स्टे ये भी इंक्लूड की जाएगी, तो मेरे केस में कितनी थी टैक्सेबल, 2 लाख, तो 5 लाख प्लस 2 लाख, तो मैंने कितना बोल दिया, 7 लाख, जो कि मेरी सीलिंग लिमिट 2 लाख से ऊपर हो रही है, तो सीधी सी बात है इसकी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, और ये भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। यही मैंने पार्ट आपको बताया, इसकी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी और ये भी क्या हो जाएगा आपका, टैक्सेबल हो जाएगा। तो अपना आप जो ये केस है इसमें जनरली हम क्या बोलेंगे कि यार 17 में से 15 गए, 2 लाख तो चलो टैक्सेबल है, और 5 प्लस 2 करके देखा 7 लाख, तो हमारा वो 2 लाख की ग्रोस टोटल इनकम से ज़्यादा पार्ट आ रहा है, तो इस केस में इसकी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर वो 2 लाख की लिमिट के अंदर होता तो एग्जेम्पशन मिल जाती, लेकिन इसकी नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब जो ये इसका डिफरेंस है 2 लाख तो टैक्सेबल है ही, साथ में ये 1,50,000 भी टैक्सेबल है। तो देखिए 17 में से 15 गए 2 लाख, और मैंने ये 150 ऐड कर दिया, सिंपल सा बताया, क्योंकि इसका मैंने अलग से एग्जाम्पल आपका कवर कराया था, एक बार वो देखिए, इसके बाद ये कवर कीजिए, बिल्कुल सिंपल लगेगा। तो अपना आंसर क्या होगा 17 का ए, 3,50,000, कितना, 3,50,000। अब देखिए 18 में क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग असेसमेंट 2021 द एम्प्लॉय वाज रिम्बर्स ₹14,000 एज मेडिकल एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय हिम। देखिए ये मेडिकल एक्सपेंसेस एम्प्लॉय ने इंकर्ड किए, अब कौन से हॉस्पिटल में किए ये नहीं दे रखा। जब भी आपने मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड इन इंडिया का पार्ट देखा, एक मिनट देखना, ये रहा, तो आपने इसमें देखा मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड टू एम्प्लॉय और हिज फैमिली इन हॉस्पिटल, क्लिनिक, डिस्पेंसरी और नर्सिंग होम मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर, ये है मेन, ठीक है। और इसमें क्या देखा, रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल ऑफ द एम्प्लॉय और हिज फैमिली ऑफ, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, मैंने आपको बताया था, या ऐसा प्राइवेट हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखा है अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। तो अगर कोई प्राइवेट एम्प्लॉय होता है वो गवर्नमेंट में क्या करता है, इलाज कराता है, तब वो एग्जेम्प्टेड है, लेकिन कोई प्राइवेट एम्प्लॉय प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहा है तो वो टैक्सेबल है, जो कि एम्प्लॉयर ने मेंटेन नहीं कर रखा, याद रखना, अगर एम्प्लॉयर ने मेंटेन कर रखा है तब एग्जेम्प्टेड है। तो ऐसे सोचना है कि अगर कोई प्राइवेट एम्प्लॉय जा रहा है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, और उसका जो भी पार्ट एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है और एम्प्लॉयर उसको मेंटेन नहीं करता, तब वो टैक्सेबल होगा, अगर एम्प्लॉयर मेंटेन करता है तो एग्जेम्प्टेड है, ठीक है।
अगर कोई प्राइवेट एम्प्लॉय गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहा है, जो भी खर्चा हो रहा है उसको कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर दे रहा है। तो उस केस में वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहा है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो अलाउ है रिम्बर्समेंट, तो फुली एग्जेम्प्टेड। इस तरीके से अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहा है तो फुली एग्जेम्प्टेड है, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहा है। ऐसे सोचना है। तो यहाँ पे सोचिए, यहाँ पे तो कुछ बोल ही नहीं रखा। यहाँ पे हमें पता है कि एम्प्लॉय को जो रिम्बर्स किया मेडिकल एक्सपेंसेस, तो यही मान के चलेंगे कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहा है एम्प्लॉय, और जो एम्प्लॉय है वो क्या है? प्राइवेट एम्प्लॉय है। ठीक है। पर इसमें से क्या बोल दिया? विच इंक्लूडेड ₹9,000 स्पेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। देखिए ये आ गया। तो अब मुझे पता चल गया कि जैसे ही मैंने आगे लाइन पढ़ी, इसमें बोल दिया कि 9,000 गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो अगर प्राइवेट एम्प्लॉय गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराता है और 9,000 का जो भी खर्चा है वो एम्प्लॉयर रिम्बर्स कर देता है, तो ये एग्जेम्प्ट होगा। और बाकी जो 5,000 है वो तो टैक्सेबल हो जाएगा। बाकी 5,000 टैक्सेबल क्यों होगा? क्योंकि एम्प्लॉयर उसको मेंटेन ही नहीं करता हॉस्पिटल को। ठीक है। और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी नहीं है। कहाँ पे दे रखा है बताओ? एम्प्लॉयर ने मेंटेन किया नहीं ना। तो सीधी सी बात है, अदर केसेस में पूरा का पूरा पार्ट टैक्सेबल हो जाएगा। अब कितना होगा? 14 में से 9 तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का है, बाकी 5,000 टैक्सेबल हो जाएगा। तो 18 का क्या है आपका? बी पार्ट, याद रखना। 19 में क्या बोल रहा है? हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर इन अप्रूव्ड स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये मैंने आपको बताया था। तो ये क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट रहेगा, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम किसने पे करा है? एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ पे कर रखा है, जो कि या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी स्कीम के थ्रू अप्रूव है या इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के थ्रू अप्रूव है एक तरीके से। ठीक है। 20 में क्या बोल रखा है? मिस्टर पी टुक एन इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ ₹15,000 फ्रॉम पीसी लिमिटेड। एम्प्लॉयर से क्या करा? लोन लिया है जिसपे इंटरेस्ट फ्री पार्ट है, मतलब इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। अब आपको पता है कि ये भी एक तरीके से फैसिलिटी का पार्ट हो गया, क्योंकि मार्केट रेट से आपको क्या मिल रहा है? या तो कम रेट पे मिल रहा है या जीरो रेट पे मिल रहा है। यहाँ पे जीरो रेट की बात कर रहा है। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिमिलर लोन कितनी थी? 10%। अब देखिए वो हम एसबीआई की रेट देखते हैं। आपको पता है कि प्रीवियस ईयर की 1 अप्रैल को जो भी एसबीआई की रेट चल रही है और आपको जो भी लोन पे एक तरीके से आपसे इंटरेस्ट लिया, अगर वो कम है तो बाकी डिफरेंस का पार्ट आपका टैक्सेबल पर पीरियड बन जाता है। लेकिन अगर लोन 20,000 तक का है, अब देखिए आपको ये पता है कि एसबीआई की रेट मान के चलिए 10% बोल रहा है, मार्केट रेट मतलब एसबीआई की रेट 10% है, और आपसे कितना लिया? 0%। तो इसका मतलब जो भी लोन है उसका 10% पूरा आपके लिए क्या बन जाता? टैक्सेबल पर्क बन जाता, जो भी इंटरेस्ट निकलता। तो 15,000 का 10% मतलब 1500 क्या हो जाता? टैक्सेबल हो जाता। लेकिन यहाँ पे आंसर नील है। क्यों? क्योंकि लोन का अमाउंट 20,000 तक का हो, अगर एम्प्लॉयर ने लोन की फैसिलिटी 20,000 तक की दे रखी है, तो उस पर जो भी कंसेशनल इंटरेस्ट है या जो भी इंटरेस्ट फ्री पार्ट है, यानी 10% जो मेरा टैक्सेबल होता, वो नहीं होगा। वो नहीं होगा। 20,000 तक का लोन एग्जाम्प्ट है। तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे लोन 15 तक का है इसलिए एग्जाम्प्ट है। तो कई जने गलती से 1500 आंसर करके आ जाते हैं, जबकि हमें क्या सोचना है भाई? 20,000 का लोन, तो ये भी याद रखना है, ये मैंने बताया था। तो 20 का सी क्या होगा आपका? नील होगा। समझ गए? इस तरीके से 21 फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनिंग द परक्यूट वैल्यू ऑफ लोन एट कंसेशनल रेट गिवन टू द एम्प्लॉय द लैंडिंग रेट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज ऑन। अब देखिए वो बोल रहा है कि एसबीआई क्या करता है? जो भी लोन की रेट तय कर रहा है एक तरीके से, अलग अलग एजुकेशनल, होम लोन, कार लोन, तो जनरली उसका जो भी टेबल है वो आपको पता चल जाता है। किसको? एम्प्लॉयर को पता चल जाता है, एम्प्लॉय को पता चल जाता है। तो एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल कितना होगा? जितना उसको फ्री मिला है। आपको पता है कि एसबीआई की रेट कितनी चल रही है? 5% चल रही है, मान के चलिए किसी पर्टिकुलर लोन पे। इतनी वैसे चलती नहीं है, मान के चलिए 8% चल रही है, और आपको 3% पे एम्प्लॉयर ने लोन प्रोवाइड कर दिया, यानी वो 3% इंटरेस्ट ले रहा है, तो बाकी वो 5% नहीं ले रहा। तो वो 5% जो इंटरेस्ट है वो आपकी फैसिलिटी है। इस केस में क्या बोल रहा है कि जो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लैंडिंग रेट देखोगे, वो क्या देखोगे? फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। जैसे अगर मैं प्रीवियस ईयर 1920 की बात कर रहा हूँ तो क्या बोलूँगा? 1 अप्रैल 19 पे जो भी एसबीआई की लैंडिंग रेट है वो देखी जाएगी। तो 21 का आंसर क्या होगा? ए, फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी 1 अप्रैल 19, अगर मैं 1920 प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो ए आंसर है इसका। 22 इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, देखिए आ गया, इंटरेस्ट फ्री लोन इज नॉट ट्रीटेड एज पर्क। ठीक है, कि वो फैसिलिटी नहीं माना जाता। कब? अगर इफ़ द अमाउंट ऑफ लोन इज इक्वल टू और लेस देन ₹20,000। बिल्कुल ठीक है। 20,000 तक का अगर लोन है तो उस पर जो इंटरेस्ट का पार्ट है अगर फ्री प्रोवाइड किया गया या कंसेशन पे प्रोवाइड किया गया है तो वो एग्जेम्प्टेड होता है, वो टैक्सेबल नहीं बनता। बी, इफ़ लोन इज़ गिवन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब डिजीज, कैंसर, टीबी, एड्स एटसेट्रा, तो हम क्या बोलेंगे? ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी एग्जेम्प्टेड है। तो बोथ ए एंड बी। 22 का सी, ये मैंने आपको बताया था, ध्यान हो तो। और अगर आपको ध्यान हो तो मैंने ये भी बताया था
कि अगर इस पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब डिजीज़ के लिए इंश्योरेंस कंपनी से आपको इंश्योरेंस का अमाउंट मिल गया तो उतना पार्ट आपको हटाना पड़ेगा और बाकी टैक्सेबल नहीं होगा। यानी जितना आपको इंश्योरेंस का पार्ट मिल गया उस पर जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट निकल रहा है, जितना भी आपको इंश्योरेंस से अमाउंट मिल गया उस पर जो भी इंटरेस्ट का पार्ट निकल रहा है तो वो तो आपका टैक्सेबल होगा ही होगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से आपको पैसा मिल चुका है। समझ गए? तो ये मैंने आपको पर्टिकुलर पहले के पॉइंट में भी बताया हुआ है। तो 22 का आपका क्या है, सी होगा अभी तो। अब देखिए 23 में क्या बोल रहा है, एम्प्लॉय इज़ ऑन ऑफिशियल टूर एंड ही टेक्स हिज फैमिली मेम्बर विद हिम। आपको बताइए कौन से किससे रिलेटेड है, ये अपना है फ्रिंज बेनिफिट्स और अमेनिटीज़ से रिलेटेड। उसमें मैंने आपको ट्रैवलिंग, टूरिंग, अकोमोडेशन यानी हॉलीडे होम एक्सपेंडिचर का पार्ट बताया था। उसमें क्या बताया था, अगर एम्प्लॉय ऑफिशियल टूर के लिए जा रहा है तो जो भी खर्चे हो रहे हैं, जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, ट्रैवलिंग की हो गई, वहाँ पे रहने की हो गई, वहाँ पे उसको एकोमोडेशन का जो भी खर्चा प्रोवाइड किया गया है, वहाँ पे जहाँ पे भी वो कहीं टूर करता है, घूमता फिरता है, ये हो गया। पर अगर वो ऑफिशियल टूर के लिए कर रहा है सारा का सारा पार्ट ऑफिशियल, तो खर्चे जो भी होंगे एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है वो टैक्सेबल नहीं होंगे, टैक्स फ्री होते हैं। आपको पता है जब भी ऑफिशियल टूर के लिए कोई जाता है एम्प्लॉय तो जो भी ऑफिस से रिलेटेड खर्चे हैं वो टैक्सेबल नहीं होते, वो टैक्स फ्री, क्योंकि वो बिजनेस के लिए काम कर रहा है। लेकिन अब वो अपनी फैमिली को ले गया, फैमिली मेम्बर्स को, और फैमिली मेम्बर के जो भी खर्चे हो रहे हैं रहने के, सब कुछ ट्रैवलिंग के, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है। तो बोल रहा है वैल्यू ऑफ वर्क क्या होगी, फैमिली मेम्बर पे जो भी एम्प्लॉयर ने खर्चा किया है, तो अमाउंट इंकर्ड फॉर सच फैमिली मेम्बर। ठीक है, ये वाला पार्ट ये तो आएगा ही नहीं, क्योंकि अमाउंट इंकर फॉर एम्प्लॉय एंड बोल रहा है, एम्प्लॉय का अमाउंट तो आता ही नहीं अगर वो ऑफिशियल टूर के लिए, सिर्फ उसके फैमिली मेम्बर का अमाउंट आएगा, वो टैक्सेबल बनेगा। एम्प्लॉय का जो भी ऑफिशियल टूर का पार्ट है वो टैक्सेबल नहीं बनेगा। तो यहाँ पे अपना बी आंसर होगा 23 का बी। बाकी सारे तो बेकार हैं क्योंकि ऑप्शन ऐसे ही दे रखे हैं, आपके यूज़ के ही नहीं है। जब इतने सारे पॉइंट है ही नहीं, सीधी सी बात है, एक एक पॉइंट आपको याद रखना है, तो आपको बाकी ऑप्शन इसमें देखने की जरूरत ही नहीं होगी। तो 23 का बी। 24 देखिए क्या बोल रहा है, एन ऑफिशियल टूर। अब देखिए ऑफिशियल टूर पे वो गया, अब उसको एक्सटेंड कर दिया वैकेशन के फॉर्म में। इसका मतलब मान के चलिए 15 दिन के ऑफिशियल टूर पे था, तो जो भी खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है तो वो तो इसके लिए टैक्स फ्री है। ठीक है, टैक्स फ्री पर्क्स है, एग्जेम्प्टेड है। लेकिन अब एम्प्लॉयर ने उसको क्या बोल दिया कि आपने 15 दिन ना काम कर लिया तो 5 दिन यहीं पे आप घूम लेना, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक्सटेंड कर रहा हूँ वैकेशन के फॉर्म में। ये ऑफिशियल टूर था, मैं 5 दिन का आपको क्या कर रहा हूँ, एक्सटेंशन दे रहा हूँ एक तरीके से, आराम से घूम के आइए। ट्रैवलिंग वेवलिंग का जो भी वहाँ पे खर्चा लग रहा है, जो भी कन्वेंस का चार्ज लग रहा है, जो भी होटल का चार्ज लग रहा है, मैं पे कर दूंगा, यानी एम्प्लॉयर पे कर देगा। तो बोल रहा है अमाउंट इंकर्ड फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड वो वैल्यू ऑफ वर्क कहलाएगा। ये 15 डेज तो नहीं कहलाएगा क्योंकि ये ऑफिशियल टूर है, लेकिन जितना एक्सटेंड हुआ जैसे 5 डेज़ का, उसका जो भी खर्चा हुआ वो कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है। तो 24 का क्या आंसर होगा, बी होगा, अमाउंट इंकर्ड फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड। 25 देखिए, ये मैंने आपको एग्जाम्शन वाले पार्ट में बताया, टैक्स फ्री पर्क्स फॉर ऑल एम्प्लॉयज़। इसके अलावा जब भी मैंने फ्री एजुकेशन फैसिलिटी का पार्ट बताया, उसमें क्या बताया था कि एम्प्लॉय की जब भी एजुकेशन का पार्ट होता है वो टैक्सेबल नहीं होता। तो इसी तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हैं वो भी टैक्सेबल नहीं होता, वो एग्जाम्प्ट होता है। पर यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ नॉट ए एन, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ नॉट एन परक्यूजिट। तो कौन सा बोलेंगे, नॉट एन टैक्सेबल परक्यूजिट, क्वेश्चन पे डिपेंड करो। ठीक है, वैसे तो मैं क्या बोलूँगा, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय क्या एग्जाम्प्ट है, या एग्जाम्प्ट कर दूंगा तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, नॉट। तो ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ नॉट एन टैक्सेबल परक्यूजिट, कि वो टैक्सेबल परक्यूजिट नहीं है, इसका मतलब वो एग्जाम्प्ट है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या करना है, यानी जो फिल इन द ब्लैंक्स उसमें क्या करना है, टैक्सेबल पर्क लिखना है कि वो टैक्सेबल पर्क नहीं है। 25 का ए। 26 भी देखिए, ये भी मैंने आपको बताया था जब भी एजुकेशन फैसिलिटी का पार्ट बताया था, कि अगर एम्प्लॉय के चिल्ड्रन को स्कॉलरशिप दे रहा है कौन, एम्प्लॉयर, या एम्प्लॉयर कंपनी एम्प्लॉय के बच्चे को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है, तो ये भी टैक्सेबल नहीं होती। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, 26 का ए, पढ़ के देख लेना, सिंपल सा है, टैक्सेबल नहीं है। 27, अब देखिए यहाँ पे यही था, लीव ट्रैवल कंसेशन का पार्ट हम देख रहे थे। तो ये बोल रहा है एग्जेम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ लीव ट्रैवल कंसेशन इज अवेलेबल ओनली फॉर गोइंग एनीवेयर, पर कहाँ पे, इंडिया के अंदर, इन इंडिया विद फैमिली। तो लीव ट्रैवल कंसेशन कब मिलती है, अगर आप इंडिया में क्या कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, और उसके बेसिस पे आपको पता है कि 4 साल का ब्लॉक होता है जो कि 1986 से स्टार्ट होता है, 1986 से 1989, फिर 1990 से 1993, अभी कौन सा चल रहा है, अभी 9th ब्लॉक चल रहा है। मैंने आपको बताया था, जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है, 1918 से लेकर 1921, 4 साल के ब्लॉक में आप जो लीव ट्रैवल कंसेशन की एग्जम्पशन ले सकते हो, वो कितनी बार ले सकते हो, 2 बार ले सकते हो। कितनी बार, 2 बार ले सकते हो। अगर आपने इसको अवेल नहीं करा, या 2 में से सिर्फ एक ही अवेल की, तो अगले जब भी ब्लॉक आएगा, अगला जब भी ब्लॉक आएगा, उसके पहले साल में एक आप ले सकते हो, उसके पहले साल में, पहले कैलेंडर ईयर में। इसमें कैलेंडर ईयर देखा जाता है जनवरी से दिसंबर का, ये भी मैंने आपको बताया था।
तो देखिए यहाँ पे 27 का आपका बी आएगा, ठीक, इन इंडिया विद फैमिली। 28 एग्जाम्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ लीव ट्रेवल कंसेशन इज अवेलेबल ओनली ऑन, देखिए आपको बताया सिर्फ ट्रैवल का, मैंने आपको क्या बताया था कि बस के थ्रू जा रहे हो, रेलवे के थ्रू, एयर के थ्रू जा रहे हो यानी एयरप्लेन के थ्रू जा रहे हो, तो आपको मैंने उसमें बताया था सिर्फ ट्रैवल का, मतलब जो टिकट है उसके चार्जेज ही देखे जाएंगे लीव ट्रैवल कंसेशन में एग्जाम्शन के, बाकी जो भी पार्ट है वो इसमें इंक्लूड होगा ही नहीं। तो एग्जाम्शन जो भी अवेलेबल होगी वो सिर्फ ट्रैवल के लिए अवेलेबल होगी, बाकी सारा पार्ट तो टैक्सेबल होगा अगर एम्प्लॉयर आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा है, जैसे होटल की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, बोर्डिंग जनरली क्या होता है खाना, यानी आपको पता है कि देखिए एक लॉजिंग होता है, लॉजिंग का मतलब क्या होता है आप कहीं पे रह रहे हो, आपको कहीं पे होटल प्रोवाइड किया एम्प्लॉयर ने, एक तो ये, और होता है लॉजिंग एंड बोर्डिंग, तो लॉजिंग का मतलब होटल और बोर्डिंग का मतलब क्या हो गया, उसके साथ आपको मील भी प्रोवाइड की गई है, आपको ब्रेकफास्ट लंच ये भी प्रोवाइड किया गया है। तो होटल चार्जेस बोर्डिंग ये तो आएंगे ही नहीं, क्या आएंगे, बस का, एयर का, रेलवे का फेयर, किराया आएगा, सिर्फ एग्जाम्शन में किराया आता है। तो 28 का क्या आएगा आपका सी। इस तरीके देखिए कभी कभी आ सकता है एग्जाम में, जैसे मैंने अलग अलग दिए हैं, क्या पता आपके स्टेटमेंट आ जाए 4-5 या 4 ऑप्शन आ जाए, उसमें से कौन से करेक्ट है कौन से रॉन्ग है, जनरली वो आ सकते हैं। 29 क्रेडिट फॉर, अब देखिए वही बोल रहा है, क्रेडिट फॉर वन अनअवेल्ड LTC इज अवेलेबल इन द फर्स्ट कैलेंडर ईयर ऑफ नेक्स्ट ब्लॉक, जैसे मैंने आपको क्या बताया अगर एग्जाम्पल के फॉर्म में कि 1914 से लेके 1917 का एक ब्लॉक था और 1918 से लेके 1921 का, अब यही समझाना है, सिंपल सा एग्जाम्पल है देखिए। तो यहाँ पे आपको पता है कि 2 LTC ले सकते थे, लेकिन इसमें से क्या बोल रहा है कि अगर आपने एक LTC नहीं ली या दोनों ही नहीं ली, इसका मतलब या तो ऐसे भी बोल सकता हूँ उल्टा कि आपने एक ले ली सिर्फ और एक नहीं ले पाए, या आपने दोनों ही नहीं ली, ऐसे बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा कि अगर आपने एक LTC नहीं ली, दो में से एक ले ली, एक नहीं ली, या दोनों ही नहीं ली, तो उस केस में क्या बोल रहा है कि आगे आप उसको क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगले ब्लॉक के लिए 1918 से 1921, जो 4 साल का ब्लॉक होता है। लेकिन पहले साल में आपको क्या करना पड़ेगा, एक मिल जाएगी, जो है ना कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, वो सिर्फ एक ही मिलेगी, चाहे अगर आपने दो भी नहीं ली तब भी अगले साल, सॉरी अगले साल नहीं, अगले ब्लॉक में जो पहला साल है यानी पहला कैलेंडर ईयर है उसमें सिर्फ आपको एक ही मिलेगी, क्या मिलेगी, एक ही मिलेगी। और अब आप बोलोगे सर कि बाकी दो का क्या हुआ इसमें, तो ये तो दो मिलेगी, मैं तो किसकी बात कर रहा हूँ कि जो अनअवेल्ड LTC है, जो कि आपने पिछले ब्लॉक में नहीं ली थी या पिछले ब्लॉक में सिर्फ आप एक ही ले पाए थे, ठीक है, या तो दोनों नहीं ली थी या एक ही ले पाए थे, तो उस केस में क्या बोलता है कि इसको आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगले ब्लॉक में, लेकिन पहले कैलेंडर ईयर में ही आपको अवेल करनी पड़ेगी और एक ही मिलेगी। और बाकी कैलेंडर ईयर में आपको पता है कि नॉर्मल 1918 से लेकर 1921 4 साल के ब्लॉक में ये दो तो मिलेगी, लेकिन ये क्या है, पिछले साल की जो कैरी फॉरवर्ड इस साल होके आई है, पिछले साल की जो भी, यानी पिछले साल के जो भी ब्लॉक है 4 साल के ब्लॉक में जो कैरी फॉरवर्ड होके इस ब्लॉक में आई है 4 साल में, तो उसमें आपको 1918 में एक ही मिलेगी, ठीक है। और डिटेल देखना है तो पर्टिकुलर उस वीडियो में मैंने कवर कराया था, तो यहाँ पे बोल रहा है क्रेडिट फॉर वन अनअवेल्ड LTC इज अवेलेबल इन द फर्स्ट कैलेंडर ईयर ऑफ नेक्स्ट ब्लॉक, ठीक है, अगले ब्लॉक के पहले कैलेंडर ईयर में सिर्फ एक ही मिल पाएगी और बाकी दो तो आपको मिलती रहेगी, वो तो मिलती है। 30th में क्या बोल रहा है, PC लिमिटेड गिव्स ए गिफ्ट इन काइंड ऑन द मैरिज ऑफ द सन ऑफ द एम्प्लॉय, गिफ्ट सो मेड शैल बी। अब देखिए मैंने बताया था गिफ्ट अगर काइंड में हो, जिसको आपको पता है कि आप मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, यानी जैसे अगर वाउचर भी बोलते हैं, जैसे मैंने बताया था अमेजन के वाउचर मिलते हैं, तो उससे मैं गिफ्ट ही ले सकता हूँ, ये नहीं कि उससे मैं कैश ले रहा हूँ, उसको अपने बैंक अकाउंट में डलवा के आ रहा हूँ एक तरीके से कि अमेजन का वाउचर मिल गया, ऐसा नहीं है। जब भी आपको वाउचर मिलता है तो उससे आप गिफ्ट ही अगर ले पाते हो तो वो 5,000 तक एग्जम्प्ट होता है, अगर उससे ज़्यादा का पार्ट है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे अगर 8,000 का है तो 8 में से 5 गए, 3,000 टैक्सेबल है। अगर आपको 15,000 का गिफ्ट मिला तो 15 में से 5 गए, बाकी 10,000 का टैक्सेबल है, ये बताया था। अगर मैंने बोला कैश में मिला तो चाहे वो 5 से कम भी हो, 5 हो, 5 से कम हो या 5 से ज़्यादा भी हो, वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। तो कैश गिफ्ट तो हमेशा टैक्सेबल होते हैं, चाहे वो 5 से भी कम हो। लेकिन गिफ्ट अगर काइंड में हो, ठीक है, किसी को भी दे रहे हो, तो उस केस में वो 5,000 तक का एग्जम्प्ट होता है। कह रहा है गिफ्ट सो मेड शैल बी एग्जम्प्ट इफ वैल्यूज ₹5,000 और लेस, यही तो आएगा। गिफ्ट शो मेड शैल बी एग्जम्प्ट, कब तक एग्जम्प्ट होगा, अगर वैल्यू 5,000 या उससे कम हो, क्योंकि ये क्या है, गिफ्ट काइंड में। और कैश गिफ्ट क्या होते हैं, हमेशा फुली टैक्सेबल होते हैं, चाहे वो 5 से ज़्यादा हो, चाहे वो 5 से कम हो, चाहे 5,000 तक हो, समझ गए। तो ये 31 का क्या आएगा, आपका सी आएगा। अब 32, अब देखिए इतने सारे क्वेश्चन एक साथ इसलिए प्रोवाइड करा रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि पर्टिकुलर आपको फिर 21 या 22 प्रोवाइड कराऊंगा, तो उसमें एक्सप्लेनेशन मुझे लगता है कि ढंग से नहीं हो पाएगी। क्या पता वापस से क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाए रेंट फ्री एकोमोडेशन के, फिर मुझे वापस से समझाना पड़ेगा अगली वीडियो में, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको नहीं आएगा। जबकि अभी क्या चल रहा है, करंट का पूरा फ्लो चल रहा है एक साथ,
तो देखिए टी एंड स्नैक्स आर प्रोवाइडेड बाय पीसी लिमिटेड टू एम्प्लॉयज इन द ऑफिस ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, द वैल्यू ऑफ दिस पर क्यूट शैल बी एग्जाम्प्ट होती है, सीधी सी बात है। ऑफिस आवर के दौरान जो टी एंड स्नैक्स मिलते हैं नॉर्मल, आपको मैंने बताया था चाय नाश्ता पानी समोसे कचौरी जो भी मिलते हैं वो एग्जाम्प्ट होते हैं। लेकिन अगर आपको फ्री मील प्रोवाइड की जाती है ऑफिस आवर के दौरान, अगर वो रिमोट एरिया नहीं हो, अगर वो ऑन शोर नहीं हो, नॉर्मल एरिया है, आपको पता है कि आपके घर के पास में ऑफिस है 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, वो दूर जगह नहीं है कि ये नहीं कि टाउन से 40 किलोमीटर दूर हो जिसकी पॉपुलेशन 20,000 से कम हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल एरिया है, तब क्या होगी वो 50 रुपीज़ पर मील तक एग्जाम्प्ट हो जाएगी। जैसे अगर एम्प्लॉयर ने आपको 80 रुपीज़ पर मील की सर्विस प्रोवाइड की है फैसिलिटी और 50 रुपीज़ पर मील तक एग्जाम्प्ट है, तो बाकी 30 रुपीज़ आपका टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन वो किसके केस में, अगर आपको फ्री मील वाउचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, फूड वाउचर, जिसको कन्वर्ट करके आप फूड ही ले सकते हो, ये नहीं कि उससे कैश ले सकते हो, आपको फूड ही लेना पड़ेगा, तो उस केस में जितना आपको एक तरीके से एग्जाम्प्ट का पार्ट है वो है 50 रुपीज़ पर मील और बाकी टैक्सेबल है ये। लेकिन यहाँ पे क्या मिला, टी एंड स्नैक्स, तो ये पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट होता है 32 का बी। ठीक है, अगला देखिए क्या बोल रहा है। एन एम्प्लॉय हैज बीन प्रोवाइडेड फ्री मील वर्थ ₹110 per meal for 295 days in the office during office hours. Such facility provided to employee shall be taxable for. अब देखिए बोल रहा है कि ऑफिस आवर के दौरान आपको 295 दिन के लिए, मतलब एक साल में 295 डेज के लिए आपको 110 रुपीज़ पर मील फ्री मील दी गई। ठीक है, अब आपको पता है कि जो एग्जेम्प्टेड होती है वो कितनी होती है 50 रुपीज़ पर मील, तो 110 में से 50 गए, बाकी कितना टैक्सेबल होगा 60 रुपीज़ पर मील फॉर 295 डेज, तो 60 इंटू 295। अगर बोलता है कि आपको 2 बार मिलती है तो 60 इंटू 2 इंटू 295 ऐसे बोलते हैं। एक दिन में अगर 2 बार मिलती है तो उस केस में 60 इंटू 2 ऐसे हो जाता, लेकिन ऐसा कहीं बोल नहीं रखा, तो हम क्या बोलेंगे 60 पर डे फॉर 295 डेज। तो 33 का क्या होगा आपका ए। 34 देखिए, एक्सपेंडिचर परटेनिंग टू हेल्थ क्लब स्पोर्ट्स फैसिलिटी एटसेट्रा इज, आपको पता है एग्जेम्प्टेड होते हैं। ये मैंने ना जब 20 पॉइंट्स कवर करें टैक्स फ्री पक्ष के, तो उसमें लास्ट में 20th पॉइंट जो है, 20th पॉइंट जो भी है वो मैंने आपको बताया हुआ है कि हेल्थ क्लब और स्पोर्ट फैसिलिटी एग्जाम्प्ट होता है। नहीं तो देखिए आप पर्टिकुलर क्लब जो फैसिलिटी मैंने बताई है उसमें भी शायद मैंने आपको बताया होगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं, कहीं ना कहीं मैं पर्टिकुलर प्रोवाइड कर ही देता हूँ आपको समझाने के लिए। 35 देखिए क्या बोल रहा है, फ्री और कंसेशनल ट्रंक टिकट्स ग्रांटेड टू एम्प्लॉयज़ ऑफ एन एयरलाइन और द रेलवेज। देखिए तो इस केस में ये एग्जेम्प्टेड ही आएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये जनरली मैंने पार्ट पिछली वीडियो में ही आपको फैसिलिटी बताई थी, फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ठीक है, एक बार चलो आपको दिखाई देता हूँ। देखिए ये रहा, इन केस अबव फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज़ ऑफ रेलवे एंड एयरलाइंस नथिंग शैल बी चार्जेबल टू टैक्स। तो जनरली जो ये केस था फ्री ट्रांसपोर्ट का, वो किसके केस में था, रेलवे और एयरलाइंस के बिजनेस को छोड़ के। तो फिर कौन सा आ गया एक तरीके से, बस का। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से रिलेटेड पार्ट आ गया। तो इस केस में क्या होगा, या तो आप पैसेंजर को कैरी कर रहे हो, आपका बिजनेस क्या है पैसेंजर को कैरी करने का, या गुड्स को कैरी करने का बिजनेस है। ठीक है, ट्रैवलिंग के फॉर्म में या किसी भी पर्टिकुलर फॉर्म में। तो ये बोल रहा है कि आपके गुड्स को लाने ले जाने का पार्ट वो ट्रांसपोर्ट कंपनी कर रही है। अब अगर एम्प्लॉय के गुड्स को ट्रांसपोर्ट कंपनी फ्री में कहीं और ट्रांसफ़र कर देती है, जैसे आपको पता है कि एम्प्लॉय के पैसे लगते हैं अगर वो किसी और के थ्रू ट्रांसफ़र करवाता, लेकिन अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी के थ्रू ही करा रहा है, तो फ्री फैसिलिटी मिल रही है, तो उस केस में वो टैक्सेबल हो जाएगी, ये बोल रहा है। ठीक है, लेकिन रेलवे एयरलाइन कंपनी को जो भी फैसिलिटी मिलती है उनके एम्प्लॉयज़ को, रेलवे एयरलाइन कंपनीज़ के जो भी एम्प्लॉयज़ को, वो टैक्स फ्री होती है। लेकिन जो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा है, जैसे मैंने बोल दिया कि इनके फैमिली मेम्बर, जैसे एक एम्प्लॉय है उसका फैमिली मेम्बर क्या कर रहा है, जयपुर से दिल्ली जा रहा है। अब जो एम्प्लॉयर है वो क्या करता है, बस सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और जयपुर से दिल्ली जा रहा है तो फ्री में बस सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो फ्री फैसिलिटी है उसके लिए, तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एम्प्लॉय का जो भी फैमिली मेम्बर है वो एम्प्लॉयर की जो भी बस है उसके थ्रू जा रहा है। तो कह रहा है इफ़ एम्प्लॉय इज एंगेज इन ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस तो अमाउंट चार्ज फ्रॉम पब्लिक फॉर सच फैसिलिटीज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, ये बताया था। ठीक, और यहाँ पे हमने एग्जाम्पशन का पार्ट देख लिया था, तो इसमें यही बोल रखा है कि अगर फ्री और कंसेशनल टिकट दी जाती है एयरलाइन के एम्प्लॉय को या रेलवे एम्प्लॉयज़ को, तो वो एग्जेम्प्टेड होती है। टैक्सेबल किन के लिए होगी, एक तरीके से बस से रिलेटेड, या हम बोल सकते हैं कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बस से रिलेटेड हो गया, तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर को कैरी करने से रिलेटेड या गुड्स को कैरी करने से रिलेटेड, वो भी इसमें आ जाएगा और एग्जेम्प्टेड हो जाएगा अगर फ्री फैसिलिटी एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे तो एग्जेम्प्टेड है, और बस से रिलेटेड, पब्लिक से रिलेटेड और गुड्स से रिलेटेड कैरी करने का काम है तो वो टैक्सेबल है। यहाँ पे एग्जेम्प्टेड है एयरलाइन और रेलवे से रिलेटेड, कोई मिस्टेक मत करना, एयरलाइन और रेलवे से रिलेटेड एग्जेम्प्टेड, और दूसरों के लिए क्या है, टैक्सेबल है। 36 में देखिए क्या बोल रहा है, एक कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड लैपटॉप वर्थ ₹50,000 टू इट्स एम्प्लॉय
फॉर ऑफिशियल एज वेल एज पर्सनल यूज़, पर्सनल पर्पजेज, द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ परक्यूट विल बी। अब देखिए मैंने बताया था कि कंप्यूटर लैपटॉप अगर क्या कर रहे हो आप एम्प्लॉयर का यानी कंपनी का यूज़ कर रहे हो, चाहे ऑफिशियल चाहे पर्सनल पर्पज के लिए, वो टैक्स फ्री होता है, वो नील होता है। तो 36 में क्या आएगा आपका, नील आंसर आएगा। एग्जेम्प्टेड होता है याद रखना, ठीक है। हाँ, ट्रांसफ़र का जो भी पार्ट होता है वो टैक्सेबल होता है, लेकिन यहाँ पे हम यूज़ की बात कर रहे हैं। तो एक मैंने आपको मोबाइल फ़ोन बताया था, मोबाइल फ़ोन या टेलीफोन फैसिलिटी मिल रही है वो एग्जेम्प्टेड होती है, और एक मैंने आपको कंप्यूटर लैपटॉप का पार्ट बताया था। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप क्या कीजिए, टैक्स फ्री पर्क्स वाले पार्ट में जाके देख लीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। चलो अगर आपको मेन पार्ट देखना है तो यूज़ ऑफ मूवेबल असेट्स मैंने आपको बताया था फ्रिंज बेनिफिट वाले पार्ट में, फ्रिंज बेनिफिट और अमेनिटी वाले पार्ट में, यानी 7th पॉइंट था, उसमें जाके देखना नीचे आपको यूज़ ऑफ मूवेबल असेट दिखेगा और उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल असेट दिखेगा। तो यूज़ ऑफ मूवेबल असेट में जाके देखना, वहाँ मैंने एग्जाम्पशन में आपको बताया था ये वाला पार्ट, ठीक है। इसी तरीके से बोल रहा है एम्प्लॉयर हैज़ गिवन ए वीडियो कैमरा फॉर द पर्सनल यूज़ ऑफ एम्प्लॉय। अब देखिए यूज़ की बात कर रहा है, वही यूज़ ऑफ मूवेबल असेट्स। तो उसमें मैंने क्या बताया था, अगर एम्प्लॉयर खुद वो ओन करके बैठा है जो भी मूवेबल असेट्स है, जैसे वीडियो कैमरा की बात कर रहा है, तो उस केस में वैल्यू क्या होगी, इसकी एक्चुअल कॉस्ट का 10%, मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट का 10%, ठीक। अब देखिए एम्प्लॉय ने अगर उसको 8 महीने यूज़ करा, मान के चलिए वीडियो कैमरा 1 लाख का था, तो 1 लाख का कितना परसेंट, 10% ऐसे निकलेगा। और 8 महीने के लिए यूज़ करा है तो इंटू 8/12 आ जाएगा पार्ट, ये मैंने आपको बताया था। और अगर ट्रांसफ़र की बात बताई थी तो उसमें क्या बताया था, ट्रांसफ़र होने पर WDV का पार्ट देखेंगे। अब WDV में क्या था, 2 केसेस में रिड्यूसिंग बैलेंस था और एक में SLM था। तो एक बार जाके ज़रूर कवर कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर मैं पूरा पर्टिकुलर पॉइंट बताने लग गया तो मुझे वापस से वो प्रोविज़न बताने पड़ेंगे। तभी मैंने बोला कि पहले सारी की सारी वीडियोज़ देखिए, फिर क्वेश्चन कवर कीजिए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। या वीडियो मत देखिए, PDF देख लीजिए, क्योंकि वीडियो आप एक बार देख चुके हो, तो PDF देख के क्वेश्चन कवर कीजिए, आराम से आएगा। तो 37 का अपना पार्ट क्या है, ए। अगर यही वीडियो कैमरा एम्प्लॉयर का किराए पे होता, ठीक है, और एम्प्लॉय को फ्री फैसिलिटी मिलती पर्सनल यूज़ के लिए, तो एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल कितना होता, जितना एम्प्लॉय ने किराया दिया है, जितना एम्प्लॉय ने क्या कर रखा है, रेंट दिया है। लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉयर का खुद का है तो कॉस्ट का 10%, इसलिए 37 का ए है। 38 देखिए, हाँ देखिए ये आ गया ना WDV का। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, द एम्प्लॉयर हैड परचेज ए कार फॉर ₹8 लाख 2 ईयर्स एंड 7 मंथ अगो। जब भी मैंने बताया जो डेप्रेशन लेते हो कंप्लीटेड ईयर का लेते हो, तो ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। और लोग मुझे बोल रहे थे कि सर 1 अप्रैल से लेके हम क्या करते हैं 31 मार्च का लेते हैं, ये नहीं देखना हमें। देखिए अगर मान के चलिए कि एम्प्लॉयर ने जब भी कार परचेज की और आपको यूज़ करने के लिए कब दी, अगर मान के चलिए आपको 1 जुलाई 17 को दी, तो 1 जुलाई 17 से लेके 30 जून 18 ऐसे देखना है कि आपने 1 साल अगर पूरा यूज़ किया है तो उस 1 साल का डेप्रेशन लगेगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 साल 7 महीने यूज़ किया है। एम्प्लॉयर हैड परचेज ए कार फॉर 8 लाख 2 ईयर्स 7 मंथ अगो, द कार इज सोल्ड टू द एम्प्लॉय फॉर ₹2,02,000। याद रखना कि ये जो परचेज की थी ये एम्प्लॉय को यूज़ करने के लिए दी थी, क्योंकि मैंने आपको ढंग से नहीं बताया इसमें लिखा हुआ। यानी इसमें ये मान लेना कि एम्प्लॉय ने जब भी कार परचेज की थी तो एम्प्लॉय को यूज़ करने के लिए दे दी थी, और ये यूज़ हुई थी 2 साल 7 महीने के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 साल का डेप्रेशन तो लग गया होगा, 7 महीने का देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको कंप्लीटेड ईयर का डेप्रेशन देखना पड़ता है। अब देखिए जब भी कार की बात बताई थी उसमें क्या लगता है, WDV यानी रिड्यूसिंग बैलेंस वाला पार्ट लगता है। रिड्यूसिंग बैलेंस के अकॉर्डिंग कितना लगेगा, 20% लगेगा। चलिए एक बार दिखाई देते हैं जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। देखिए ये फ्रिंज बेनिफिट का पॉइंट था, इसमें क्या था, यूज़ ऑफ मूवेबल असेट्स। तो इसमें क्या बोला था, अगर असेट्स ओन बाय एम्प्लॉयर, तो हमने क्या करा था पिछले वाले क्वेश्चन में 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। अगर एम्प्लॉयर किराए पे लेता है तो आपके लिए फैसिलिटी क्या होगी, एम्प्लॉय के लिए फैसिलिटी क्या होगी कि जो भी एम्प्लॉयर इस पर चार्जेस पे कर रहा है, इसमें कंप्यूटर लैपटॉप का यूज़ नहीं आएगा, ठीक है। और मूवेबल असेट्स का कार का पार्ट नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कार की अलग से मोटर कार फैसिलिटीज़ का पार्ट हमने स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के केस में कवर किया था। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। वीडियो कैमरा आ जाएगा क्योंकि मूवेबल असेट्स में बाकी सारे आ जाएंगे, इनको छोड़ के कंप्यूटर लैपटॉप और कार को छोड़ के बाकी सारे आ जाएंगे जो भी मूवेबल असेट्स के पार्ट है। तो इस तरीके से सोचना है। फिर एच पॉइंट में क्या बताया था कि वैल्यूएशन ऑफ पार्क इन रेस्पेक्ट टू मूवेबल असेट्स सोल्ड बाय एन एम्प्लॉयर। इसका मतलब एम्प्लॉयर ने खरीदी और किसको यूज़ करने के लिए दी, एम्प्लॉय को यूज़ करने के लिए दी। लेकिन यूज़ होने के बाद उसने क्या कर दी, उसी को बेच दी, एम्प्लॉय को बेच दी। अब एम्प्लॉय को पता है कि इसकी WDV कितनी है, तो वो कैसे निकालेगा WDV, इस चार्ट के बेसिस पे। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या कंप्यूटर 50% रेट। रिड्यूसिंग बैलेंस मतलब क्या हो गया, वही आपको बताया कि 1 लाख की जैसे कोई मशीन है या कंप्यूटर है, उस पर 10% लेस या 50% लेस कर दो तो कितना आ गया, 50,000 आ गया WDV। फिर उस पर 50% लेस कर दो 25 आ गया। इस तरीके से क्या करना है आपको, रिड्यूसिंग बैलेंस निकालना है। मोटर कार पे भी यही है, लेकिन 20% है रेट।
एनी अदर, इसके अलावा जो है उस पर क्या आएगा आपका 10% का पार्ट आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन मेथड, क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन मेथड। इलेक्ट्रॉनिक आइटम में क्या आएंगे, कंप्यूटर, डिजिटल डायरी, प्रिंटर, लेकिन ये नहीं आएंगे वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, मिक्सर। अब ये अगर आपको एम्प्लॉय ने पर्सनल यूज़ के लिए दे दिए तो वो एनी अदर वाले में आ जाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर में, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में ये नहीं आते। तो जनरली यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम आ रहे हैं वो बिजनेस यूज़ के लिए आ रहे हैं, एक तरीके से कि बिजनेस यूज़ के लिए भी कर रहे हो और पर्सनल यूज़ के लिए भी कर रहे हो। लेकिन एनी अदर में क्या आ जाएंगे, जो मोस्टली क्या है घर के काम के लिए आते हैं, वॉशिंग मशीन हो गई, माइक्रोवेव ओवन हो गया, मिक्सर हो गया, तो वो एनी अदर में आ जाएंगे। समझ गए, टेलीविज़न हो गया, ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो अब मैंने ये पार्ट बताया था आपको, तो क्वेश्चन पे चले आइए सीधा सा पार्ट। और आपको बताया कि कार से रिलेटेड कितना लगेगा, 20% डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 8 लाख का 20% 160, तो ये 640 हो गया, एक साल का ये लग गया। फिर 640 का क्या लग गया, 20% लग गया 128, तो बाकी कितना बचा 5,12,000 WDV। ये क्यों नहीं लगाया, क्योंकि 7 महीने का नहीं लगाएंगे, डेप्रिसिएशन जो लगाएंगे वो कंप्लीटेड ईयर का लगाएंगे, इसलिए मैंने 2 साल का लगाया। तो 5,12,000 बेचा कितने में, तो बेचा मतलब एम्प्लॉयर ने बेचा है, किसको, एम्प्लॉय को, यानी एम्प्लॉय ने खरीदा है। एम्प्लॉय के लिए परचेज प्राइस, एम्प्लॉयर के लिए सेल प्राइस, एम्प्लॉय के लिए क्या है, परचेज प्राइस। तो अगर वो कम पे खरीदा है तो बाकी टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि बेनिफिट हो गया। ये जनरली क्या है, बेनिफिट। आपको कोई चीज़ 5,12,000 की 2,02,000 में मिल रही है सिर्फ, तो 3,10,000 आपके लिए बेनिफिट हो गया। तो 3,10,000 आपके लिए टैक्सेबल वैल्यू हो गई, आपके लिए मतलब एम्प्लॉय के लिए। समझ गए, तो यहाँ पे आपका आएगा 38 का डी। अब 39 देखिए, 39 में बोल रहा है पीसी लिमिटेड एक्वायर्ड ए मोटर कार ऑफ ₹8 लाख ऑन 30 जून 19। इट सोल्ड द सैड मोटर कार टू इट्स एम्प्लॉय मिस्टर पी फॉर ₹6 लाख ऑन 10 जुलाई 2019। देखिए 30 जून को खरीदी, और ये मोटर कार किसको यूज़ करने के लिए दे दी, मान के चलिए उस एम्प्लॉय को, वो उसको यूज़ कर रहा है। लेकिन 30 जून के बाद कितने दिन हुए, 10 दिन बाद ही इसको बेच दी, एम्प्लॉय को बेच दी। ठीक है, द कंपनी क्लेम डेप्रिसिएशन एट द रेट 15% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। अब देखिए क्वेश्चन जान पूछ के आपको कंफ्यूज कर रहा है। कंपनी ने क्लेम किया डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्लेम कैसे कर सकते हैं, जब 30 जून 19 को एक तरीके से क्या है खरीदी है और 10 जुलाई को बेच दी, तो कंप्लीटेड ईयर तो हुआ ही नहीं, सीधी सी बात है 10 दिन ही हुए। और डेप्रिसिएशन क्लेम कर ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको ट्रांसफ़र का पार्ट बताया था, उसमें क्या बताया कि डेप्रिसिएशन की रेट यही लगानी पड़ेगी 50, 20, 10। मोटर कार के केस में कितनी लगानी पड़ेगी, 20% लगानी पड़ेगी। तो 15% तो क्लेम कर ही नहीं सकते, और 20% भी कब करेंगे, जब कंप्लीटेड ईयर का पार्ट हो। यहाँ पे तो कंप्लीटेड ईयर ही नहीं है, यहाँ पे तो 10 दिन ही हुए हैं, और 10 दिन बाद ही क्या हो गया, एम्प्लॉय ने खरीद ली। तो बोल रहा था परक्विजिट वैल्यू इन द हैंड ऑफ मिस्टर पी ऑन सेल ऑफ मोटर कार वुड बी। मोटर कार एम्प्लॉय ने जब भी बेची पी को, तो पी के लिए टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी, तो सीधी सी बात है WDV 8 लाख ही है। WDV कितनी है, 8 लाख ही है, क्योंकि डेप्रिसिएशन 10 दिन का नहीं निकलेगा, वो कंप्लीटेड ईयर का निकलेगा। तो हम क्या बोलेंगे, उस साल मोटर कार 8 लाख की थी, उसमें से जो मिस्टर पी है उसने इसको खरीदा है 6 लाख में, क्योंकि एम्प्लॉय ने इसको बेचा है, किसको, मिस्टर पी को, तो मिस्टर पी ने 6 लाख में खरीदा, तो 8 में से 6 गए, बाकी बेनिफिट कितने का हुआ, 2 लाख का। तो 2 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। 39 का क्या आएगा आपका, सी आएगा। ठीक, अब 40 देखिए क्या बोल रहा है। 40 में बोल रहा है, देखिए 40 में मैंने हल्का सा चेंज कर दिया, यहाँ पे ऑयल लिखा था ना, मैंने यहाँ पे गैस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कर लिया, याद रखना। मिस्टर पी इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ JSPC लिमिटेड विच इज़ गैस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो कन्फ्यूज मत होना, मैंने यहाँ पे ऑयल की जगह गैस कर दिया। ही इज़ प्रोवाइडेड विथ फ्री गैस फॉर हिज पर्सनल पर्पज बाय द एम्प्लॉयर, परक्यूटेड वैल्यू। अब देखिए इसमें भी मैंने बताया था कि कोई भी अगर जैसे वाटर कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी या गैस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, क्योंकि हमने मेडिकल नहीं, हमने जब भी वो टैक्सेबल पर्क्स फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ का पार्ट देखा था, तो उसमें हमने ये फ्री गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर फैसिलिटी का पार्ट देखा था। उसमें मैंने क्या बताया था कि अगर कोई भी कंपनी खुद के सोर्सेज से आपको फ्री फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, तो आपके सोर्सेज की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, उस कंपनी के सोर्सेज की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, वो आपके लिए मतलब एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल फैसिलिटी हो जाएगी। ठीक है, टैक्सेबल पर्क्स हो जाएगी। तो यहाँ पे एक गैस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपको क्या कर रही है, फ्री गैस फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है पर्सनल पर्पज के लिए। ठीक है, यानी ये JSPC लिमिटेड इस मिस्टर पी को फ्री गैस फैसिलिटी दे रही है, तो इसकी पर यूनिट वैल्यू क्या होगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट। क्यों, क्योंकि गैस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खुद के सोर्सेज से ही गैस बनाती होगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने ना पिछले क्वेश्चन में, यानी जब मैंने आपको PDF दी थी अनसोल्ड, इसमें लिख दिया था ऑयल। तो चलो अगर ऑयल वाला मानते, तो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मान के चलिए गैस बनाती नहीं है। ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या कर रही है, ऑयल बना रही है, वो आपको फ्री गैस प्रोवाइड कर ही नहीं सकती, तो वो फ्री गैस कहाँ से प्रोवाइड करेगी, वो कहीं और एजेंसी से सर्विसेज लेके आपको प्रोवाइड करेगी। तो एम्प्लॉयर का तो खर्चा होगा ही होगा, इसका मतलब उस ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का खर्चा होगा। तो क्या देखेंगे, मार्केट रेट ऑफ गैस पर यूनिट। इसका मतलब सिमिलर इसी टाइप की जो एजेंसीज होगी
गैस एजेंसी, जिससे उस एम्प्लॉय ने एक तरीके से क्या कर रखा है, वो गैस सर्विसेज ले रखी है और आपको वो गैस सर्विसेज या गैस फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है, तब उसकी मार्केट रेट ली जाएगी। लेकिन अभी मैंने एग्जांपल में आपको क्या करवा दिया, इसको कन्वर्ट करके गैस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कर दिया, तो अगर वो अपने सोर्सेज से दे रही है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। ठीक है, तो 40 का आपका क्या आ जाएगा, एक तरीके से सी पार्ट आ जाएगा, जो आपके लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। इसलिए मैंने थोड़ा सा चेंज कर लिया क्योंकि मेरे को उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताना था, इसलिए तभी मैंने यहाँ पे ऑयल की जगह गैस का पार्ट कर दिया। अब 41 देखिए क्या बोल रहा है, एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स ए कार बिलो 1600 सीसी अलॉन्ग विद ए ड्राइवर टू मिस्टर पी एंड ही यूजेज द कार पार्टली फॉर ऑफिशियल एंड पार्टली फॉर पर्सनल पर्पज, एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय एम्प्लॉयर आर। अब देखिए आपको ये सोचने की ज़रूरत होती है, आप पूरा क्वेश्चन चाहे पढ़ लीजिए, ये बोल रहा है रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस और ड्राइवर सैलरी ऑफ 1,20,000, पर क्रेडिट वैल्यू क्या होगी। आपको क्या सोचना है सबसे पहले कि एम्प्लॉयर के पास कार होनी चाहिए सबसे पहले। तो अगर पहली कैटेगरी का पार्ट सोचना चाहते हो तो देखिए क्या बोल रहा है कि एम्प्लॉयर के पास कार है, ठीक है, हमें पता चल गया, और ड्राइवर भी प्रोवाइड किया गया साथ में, ये भी पता चल गया। इसका मतलब वो 900 पर मंथ का पार्ट आ सकता है अगर पार्टली ऑफिशियल और पार्टली पर्सनल पर्पज के लिए है। तो जब भी मैं सोचता हूँ तो अपने माइंड में जो मैंने आपको टेबल बता रखी है वो सोच लेता हूँ। मैं क्या सोचता हूँ कि यार एम्प्लॉयर ने ओन कर रखी है, मुझे पता है, और खर्चे भी कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है, ये दोनों पार्ट आ गए। तो मुझे पता है कि फर्स्ट कैटेगरी का पार्ट आ गया। फिर उसमें मैंने देखा कि तीनों यूज में से कौन से यूज़ कर रहा है, पार्टली फॉर ऑफिशियल और पार्टली फॉर पर्सनल। तो जैसे ही ये पार्ट आ गया तो मुझे पता है कि फिक्स अमाउंट आएगा। अब मैं क्या देखूंगा, इंजन की कैपेसिटी, अगर इंजन 1600 सीसी या उससे कम है, 1600 सीसी या उससे कम है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे 1800, ठीक है, और 1600 सीसी से ऊपर है तो हम क्या बोलेंगे 24। ड्राइवर की फैसिलिटी कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर। चाहे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ड्राइवर की सैलरी किसने खर्चा किया, एम्प्लॉयर ने। यहाँ पे भी देख सकते हो कि ड्राइवर के साथ दिया, ये बोल दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1800 के साथ 900 और 2400 के साथ भी 900, मतलब या तो वो 2700 होंगे या वो 3300 होंगे। अब इंजन की कैपेसिटी कितनी है, बिलो 1600 सीसी है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट आएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, 1800 प्लस 900 2700 इंटू 12 32,400। तो 41 का आपका आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, अब 42 देखिए, 42 भी देखिए ऐसे ही है सिमिलर, लेकिन आपको पता है कि आपको केस तो पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, मिस्टर पी इज़ एम्प्लॉय ऑफ पीसी लिमिटेड एंड ही इज़ प्रोवाइडेड अ कार ऑफ इंजन ऑफ 1.9 लीटर कैपेसिटी अलॉन्ग विद ड्राइवर भी दिया। द एक्सपेंसेस ऑफ रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ कार आर मेड बाय मिस्टर पी हिमसेल्फ। इस बार एम्प्लॉय ने कर दिया। अब देखिए मिस्टर पी एम्प्लॉय पीसी का और उसको कार प्रोवाइड की गई है, इसका मतलब टेबल मेरे माइंड में है। मैंने क्या बोला कि सेकंड केस आ गया, सेकंड कैटेगरी आ गई। कैसे, एम्प्लॉयर ने ओन या हायर कर रखी है, हमें पता है। खर्चा जो भी कर रहा है वो एम्प्लॉय नहीं कर रहा है, इस बार एम्प्लॉय कर रहा है। कौन कर रहा है, एम्प्लॉय। अब तीन यूज़ है, आपको पता है, ऑफिशियल, पर्सनल, पार्टली ऑफिशियल, पार्टली पर्सनल। ये बोल रहा है बिसाइड यूजिंग द कार फॉर ऑफिशियल पर्पज मिस्टर पी ऑल्सो यूजेज द कार फॉर इज पर्सनल पर्पज, मतलब पार्टली ऑफिशियल और पार्टली पर्सनल। अब इस केस में क्या आता है, 1800 और 2400 का केस नहीं आ सकता, क्योंकि अगर एम्प्लॉयर ओन कर रहा है पर खर्चे अगर एम्प्लॉय कर रहा है, खर्चे कौन कर रहा है, एम्प्लॉय कर रहा है, एम्प्लॉय नहीं कर रहा, तो उस केस में आपका 600 का और 900 का पार्ट आ जाता है। अगर 1600 सीसी या उससे कम का इंजन है, मतलब 1.6 लीटर है, उससे कम का है, तो 600 का पार्ट आता है। अगर 1.6 लीटर से ज़्यादा है तो 900 का पार्ट आता है। ड्राइवर दिया जा रहा है तो उसके साथ प्लस 900 कर देते हो। इस केस में बताइए क्या आएगा, ये वाला आएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि एम्प्लॉयर की कार थी, लेकिन खर्चे जो भी कर रहा है वो कौन कर रहा है, एम्प्लॉय मिस्टर पी कर रहा है, ये हमें पता चल गया। तो सेकंड केस था उसका सी केस कैसे पता चला, क्योंकि आधी ऑफिशियल यूज़ के लिए पार्टली और पार्टली पर्सनल पर्पज के लिए यूज़ कर रहा है। तो हमें पता है कि एक फिक्स अमाउंट आएगा, फिक्स में क्या आएगा, या तो 600 या 900। अगर कार की कैपेसिटी 1.9 लीटर है जो कि 1.6 लीटर से ज़्यादा है तो 900 का पार्ट लेंगे, और उसके साथ ड्राइवर भी है तो 900 प्लस 900 1800 पर मंथ बोलेंगे। तो 42 का आपका क्या आएगा, बी आएगा। 42 का क्या आएगा, बी आएगा। यहाँ पे आंसर में पढ़ लेना, मैंने यही आपको बताया। तो 1800 पर मंथ। 43 में क्या बोल रहा है, मिस्टर पी एन एम्प्लॉय ओन्स ए कार विच यूज्ड फॉर हिज प्राइवेट पर्पज, ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द कार आर मेड बाय एम्प्लॉयर। देखिए अब ये तीसरा केस है जिसमें क्या पता था हमें कि एम्प्लॉय है, ठीक है। इस बार ओन किसने कर रखी है, एम्प्लॉय ने। खर्चे सारे कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है। कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है, ठीक है। तो कार एम्प्लॉय के पास है, खर्चे सारे एम्प्लॉय कर रहा है। बोल रहा है विच यूज फॉर इज प्राइवेट पर्पज, और सारा का सारा यूज जो होता है वो किसके लिए होता है, पर्सनल पर्पज के लिए होता है, मतलब सेकंड पार्ट है।
थर्ड का बी पार्ट है, यानी कहने का मतलब ये हो गया थर्ड कैटेगरी है और उसका बी पार्ट है। तो बोल रहा है पर क्रेडिट शैल बी। अब हमें पता है कि जो पर क्रेडिट होगी वो सारे एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल होगी, बी टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि देखिए एम्प्लॉय की कार है, ठीक है, और एम्प्लॉयर सारे के सारे खर्चे जो भी पर्सनल पर्पज के हो रहे हैं, एम्प्लॉय का पर्सनल पर्पज घूमने का पार्ट हो गया, सब कुछ हो गया, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर पे करेगा, एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन अगर एम्प्लॉयर पे करेगा तो उस केस में क्या होगा, वो सारे एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, जिसे क्या बोलते हैं, टैक्सेबल पर्क्स फॉर ऑल एम्प्लॉयज़। इसे बोलते हैं सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 और उसका फोर्थ पॉइंट। मैंने बार बार बताया है, कई बार वीडियो में बताया है कि जैसे आपके नाम पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है और एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो वो सारे एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। आपके नाम पे क्लब का बिल है, आपके नाम पे कोई लाइबिलिटी है, प्रोफेशनल टैक्स सामने वाला पे कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो सारे एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल होगा। वैसे सोचिए कि आपकी कार आप अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए खर्चे कर रहे हो, लेकिन उसका खर्चा सारा का सारा एम्प्लॉयर चुका रहा है, तो आपके नाम की कार पे जो भी खर्चा आएगा रिपेयर मेंटेनेंस का वो आपके नाम पे आना चाहिए था, ठीक है, आपके नाम पे आ रहा है, लेकिन उसका सारा रिम्बर्समेंट या जो भी पेमेंट है वो एम्प्लॉयर कर रहा है आपके बिहाफ पे, तो एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर दे रहा है। तो क्या बोलेंगे, बी टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज। चलिए एक बार टेबल भी दिखा देता हूँ। ये देखिए वैल्यूएशन ऑफ पर्क्स इन रेस्पेक्ट ऑफ मोटर कार। सबसे पहला केस क्या था, एम्प्लॉयर। इसमें ए बी सी 3 दे रखे थे कि अगर एम्प्लॉयर मेंटेन करते हैं खर्चे, ये जो जनरली बता रहा है ये क्या है, जो ये मैं कर रहा हूँ, ये जो क्या कर रहा हूँ, इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ एम्प्लॉयर को, तो जनरली ये ओन्ड या हायर्ड का पार्ट बता रहा है, और जो ये वाला पार्ट है एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर, ये खर्चों का पार्ट बता रहा है, ठीक है। तो जनरली आपने ये देखा था। फिर आपने दूसरा केस देखा था जिसमें एम्प्लॉयर ओन करके बैठा है, लेकिन जो भी एक्सपेंस है वो एम्प्लॉय कर रहा है, ठीक है। इसका जैसे मैंने अभी आपको ये 900 + 900 का पार्ट बताया, तो ये ज़रूर देख लेना एक बार, टेबल आराम से आपको समझ में आ जाएगी। अब देखिए अगर एम्प्लॉय ओन या हायर करके बैठा है और यहाँ पे खर्चे जो भी है एम्प्लॉयर कर रहा है, ये हम पढ़ रहे थे, और सारे के सारे पर्सनल थे, तो देखिए एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो भी ड्राइवर की सैलरी है एज पर सेक्शन 2 सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 और उसका पॉइंट क्या है 4, इसका मतलब एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो ये सारे एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल है। किसके लिए? ऑल एम्प्लॉयज़। तो जब भी ये वाला केस आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, ये सारे एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल होगा, क्योंकि एम्प्लॉय की कार खर्चे एम्प्लॉयर कर रहा है, किसके लिए? पर्सनल पर्पज़ के लिए, तो ये सारे एम्प्लॉयज़ के लिए ऐसे। तो अब ये मेन आपको ज़रूर देखना था, क्योंकि मेरे हिसाब से ये एग्जाम में भी आने के चांस कभी ना कभी हो सकते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए। तो ये बोला बी टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़, 43 का सी होगा। 44 विच ऑफ द फॉलोइंग पर्क्स विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़। तो आप देखिए प्रोविजन ऑफ स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन और पर्सनल अटेंडेंट और यूज़ ऑफ मोटर कार, तो आपको पता है कि ये किस में काम आते हैं, ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए आते हैं। जबकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऐसे आपको पर्क्स बताने हैं जो नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल है, तो हम क्या बोलेंगे, ये तो नहीं है, ठीक है। फैसिलिटी ऑफ यूज़ ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाइड बाय एम्प्लॉयर, तो ये भी किसके लिए है? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए, तो ये भी स्पेसिफाइड, ये भी स्पेसिफाइड। फिर फ्री और कंसेशनल एजुकेशन फैसिलिटी और फ्री और कंसेशनल टिकट्स, तो ये भी किसके लिए है? ये भी अपने स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए। तो तीनों जब स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए, तो हम क्या बोलेंगे, नन ऑफ द अबव, कोई भी टैक्सेबल नहीं है नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए, क्योंकि ये तीनों पार्ट टैक्स फ्री होते हैं नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए, और टैक्सेबल किन के लिए होते हैं? स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए। तो हम क्या बोलेंगे, नन ऑफ द अबव हमारा आंसर रहेगा 44 का डी, ठीक है। तो अपना सारा पार्ट हो गया, पूरे के पूरे 44 क्वेश्चन हो गए। आई होप आपको सारे समझ में आए होंगे। किसी में दिक्कत हुई है तो ज़रूर पूछ लेना, किसी में मैं फंबल मारा हूँगा, तो आपको पता है कि कंटिन्यूटी में वीडियो होती है तो कुछ ना कुछ फंबल तो बनता है। तो इसी तरीके से अगला पार्ट लेंगे, उसमें शायद मैं आपको प्रोविडेंट फंड का पार्ट बताऊंगा। प्रोविडेंट फंड में आपको पता है कि कौन कौन से होते हैं, जैसे स्टेचुटरी होता है, रिकग्नाइज होता है, अनरिकग्नाइज होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है, इस 4 टाइप के। तो उसके साथ मैंने क्वेश्चन भी कवर किए ताकि आपको दिक्कत ना हो। फिर उसके बाद डिडक्शन का पार्ट है और अपना सैलरी का पार्ट खत्म। तो मेरे हिसाब से डिडक्शन भी उसी वीडियो के साथ हो जाएगा और एक ही वीडियो में आपका सारा पार्ट खत्म हो जाएगा। फिर देखता हूँ अगर उसके क्वेश्चन कवर करने होंगे तो कवर कर लूँगा, नहीं तो किसी पर्टिकुलर और वीडियो के साथ कवर कर लूँगा क्वेश्चन, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।